तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और अभी तक हमने जो भी पढ़ा बेटा वो लाइव प्रोसेस का सिर्फ एक ही पार्ट था, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा सेकंड पार्ट रेस्पिरेशन की। आपको याद हो तो हमने बताया था बेटा कि लाइव प्रोसेस हमारा कंप्लीट 4 प्रोसेस में होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा हमारा एक्सक्रीशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इससे पहले हम बेटा पढ़ के आ चुके हैं, जो कि हमने प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, तो समझते हैं बेटा हमने नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन। तो सुनिए, अब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है बेटा जिसके अंदर हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो फूड को यूटिलाइज करते हैं और उनसे एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो बेसिकली बेटा हमारे सेल्स के द्वारा एनर्जी को बनाने का जो प्रोसेस है वही हमारा क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है, ठीक है। जितना इससे पहले हमने फूड को कंज्यूम करा, एब्जॉर्ब किया, अब उस फूड को यूटिलाइज भी तो करेंगे। अब यूटिलाइज कौन करेगा बेटा? सेल्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर क्या है? सेल्स ही तो है। तो सेल्स उस फूड को यूटिलाइज करेंगे और एनर्जी को जनरेट करेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेस्पिरेशन। क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड पॉइंट, जरा देखिए रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसी? ऑक्सीडेशन। अब याद करो बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन सुन के कुछ याद आ रहा है आपको? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसके अंदर आपने रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों पढ़ी थी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन क्या था बेटा उधर जरा समझिए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी जिस भी जगह एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो अगर बेटा रेस्पिरेशन हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो इसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन क्या हो रही होगी? ऐड हो रही होगी, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। तो बेटा यही हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए बेटा कि रेस्पिरेशन हमारी कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। अब अभी मैंने बताया कि रेस्पिरेशन कहाँ होती है बेटा? हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर भी कौन सा पार्ट? सेल्स के अंदर भी बेटा साइटोप्लाज्म। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वो हमारी रेस्पिरेशन की एक मेन साइट होती है। तो यहां से आपका बेटा एक एमसीक्यू बन सकता है कि साइट ऑफ द रेस्पिरेशन क्या होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जरा समझिए बेटा कि जैसी रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में हमारी स्टोर होगी? एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होगी बेटा? एटीपी की फॉर्म में। यानी एटीपी याद करो बेटा, एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी हमारी स्टोर होगी वो किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। और जब सेल्स को जरूरत पड़ेगी वो एटीपी से दोबारा से उस कन्वर्ट करके ग्लूकोज में वो क्या करता रहेंगे बेटा? यूज करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी रेस्पिरेशन हुआ, जो भी एनर्जी रिलीज हुई, उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है बेटा? एटीपी के फॉर्म में। क्लियर? अब जरा देखिए बेटा रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन होता कैसे? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। अब रेस्पिरेशन होता कैसे है? इस रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस तरीके से रिलीज होगी वो हमें पढ़ना है आगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए बेटा कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। सबसे पहला गैसियस एक्सचेंज यानी ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग। अब आपको लग रहा होगा बेटा कि ब्रीदिंग तो सर रेस्पिरेशन नहीं होता। बिल्कुल बेटा कि ब्रीदिंग रेस्पिरेशन नहीं होता, लेकिन ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का पार्ट होता है। यानी विदाउट ब्रीदिंग रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं है अभी हम आगे पढ़ेंगे बेटा जस्ट, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के दौरान एक तो क्या होता है बेटा? ब्रीदिंग होती है। क्या होती है? ब्रीदिंग, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है बेटा? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब जरा समझते हैं बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग किस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब उससे पहले जरा समझिए बेटा ये नोट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा जरा समझिए। रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब याद करो मैंने आपको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन पढ़ाई थी। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर जो मेन रिएक्टेंट थे, मेन कंपोनेंट थे जिसके बाद हमारे ग्लूकोज बनता था वो क्या थे बेटा? एक तो हमें वाटर चाहिए था, दूसरा हमें सनलाइट एनर्जी चाहिए थी, तीसरा हमें बेटा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था, ठीक है। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमें चाहिए थी किसके लिए बेटा? ग्लूकोज को बनाने के लिए। लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान यहां पर क्या होगा बेटा? जस्ट अपोजिट होगा। जब रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी अंदर जाती थी, एब्जॉर्ब होती थी। तो रेस्पिरेशन के दौरान बेटा एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। दूसरा बेटा फोटोसिंथेसिस में हमें वाटर चाहिए था, यानी रिएक्टेंट था हमारा वाटर, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान वाटर हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा।
फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टेंट थी हमारी, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हमारी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो मेन कहने का बेटा मतलब ये है कि जस्ट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अपोजिट होती है हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जहां पर बेटा फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट थे, वही रिएक्टेंट रेस्पिरेशन में क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्लियर है? अभी आगे देखते हैं बेटा रिएक्शन से। ठीक है, तो जरा समझते हैं बेटा, जरा देखिए। अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक सेल ले लिया। ठीक है, ये क्या है हमारा सेल। अब सेल के अंदर भी ये कौन सी साइट होगी बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब जरा देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये सेल है बेटा हमारा, सेल का भी कौन सा हिस्सा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब सेल के अंदर बेटा हमारा ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज कैसे होगा, जो भी हमने खाना खाया बेटा, ब्लड ने जो हमारा फूड एब्जॉर्ब किया, अब वो किसकी फॉर्म में करेगा, ग्लूकोज की फॉर्म में करेगा ना। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, ग्लूकोज होगा। ठीक, क्या होगा, ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज किससे रिएक्ट करेगा बेटा, ऑक्सीजन से। किससे करेगा, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से ही क्यों करेगा बेटा, अब यहां पर समझने वाली बात है कि किसी भी बड़े कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब ये ऑक्सीजन आई कहां से, सबसे मेन क्वेश्चन बेटा क्या है कि ये ऑक्सीजन आई कहां से। अब याद करो, अभी मैंने क्या बताया कि रेस्पिरेशन के दौरान दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस है बेटा हमारा ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग के दौरान बेटा हम सांस लेते हैं, ये हमने सांस ली, ये हमने सांस बाहर निकाल दी। ठीक है, तो हमने जब बेटा सांस अंदर ली यानी इनहेलेशन किया, तो इनहेलेशन के दौरान हमने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया। क्या किया बेटा, ऑक्सीजन को अपने अंदर लिया। तो ब्रीदिंग के दौरान जब आपने इनहेल किया, तो उस इनहेल करने के दौरान आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया। अब वही ऑक्सीजन बेटा किससे रिएक्ट करेगी, हमारी ग्लूकोज से करेगी। किससे करेगी, ग्लूकोज से करेगी। अब यही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके किस में बदल जाएगा बेटा, हमारा एटीपी, यानी एनर्जी को रिलीज करेगा। किसको करेगा बेटा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और वो एनर्जी कौन सी फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में। प्लस इसके साथ साथ बेटा हमारा वेस्ट मटेरियल यानी कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी निकलेगा। तो अब जरा देखो बेटा, ये पूरी रिएक्शन क्या हमारी फोटोसिंथेसिस की बिल्कुल अपोजिट नहीं है। जरा जरा देखना बेटा, क्या हमें फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वाटर चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी। क्या सनलाइट एनर्जी चाहिए थी, बिल्कुल चाहिए थी। तब जाकर बेटा हमारा क्या बनता था, ग्लूकोज बनता था और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती थी। तो बेटा जस्ट बिल्कुल अपोजिट इसका हो रहा है। इसमें हमने क्या किया कि ग्लूकोज को लिया और जो हमने इनहेल करी ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के जरिए हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया। किस फॉर्म में, हमने बेटा जैसे ही ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करा तो एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो गई, हमारी एटीपी की फॉर्म में। प्लस उसके साथ हमारा बेटा वेस्ट मटेरियल निकला, जो कि थे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस इसके अलावा एक्सेस अमाउंट में हमारा क्या निकल गया बेटा, वाटर निकल गया। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो प्रोसेस हुई है, यानी ये जो सारी की सारी प्रोसेस हुई है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जा किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेस्पिरेशन। क्योंकि जरा देखो, रेस्पिरेशन में अभी हमने क्या पढ़ा था कि रेस्पिरेशन के दौरान सेल के अंदर क्या होता है बेटा, एनर्जी रिलीज होती है। यानी सेल हमारा क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है। तो जरा देखो बेटा, क्या एटीपी हमारा एनर्जी नहीं है, क्या एटीपी हमारा एनर्जी नहीं है, बिल्कुल है। क्या एनर्जी बनी, बिल्कुल बनी। तो जब बेटा एनर्जी बनेगी और तो वहां पर क्या कहलाएगा, वो रेस्पिरेशन कहलाएगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस बेटा किसके अंदर हो रहा है, सेल के अंदर। किसके हो रहा है, सेल के अंदर। इसीलिए इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, सेल्यूलर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अभी हमने रेस्पिरेशन के दौरान दो चीजें पढ़ी, एक तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन और दूसरा क्या पढ़ा था बेटा, ब्रीदिंग। अब जरा देखो बेटा, यहां पर ब्रीदिंग भी तो हुई है। क्या हुआ है, ब्रीदिंग भी तो हुई है। जरा देखो कैसे, सबसे पहले हमने इनहेल करा। क्या किया बेटा, इनहेल। अब इनहेल हमने किसको किया, ऑक्सीजन को। किसको किया, ऑक्सीजन को। अब वो ऑक्सीजन कहां पर गई बेटा, हमारे लंग्स के अंदर। कहां पर गई, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्या प्रेजेंट था बेटा, ब्लड। अब वो ब्लड ऑक्सीजन गैस को लेकर कहां चला गया बेटा, सेल के अंदर। कहां गया, सेल के अंदर। और जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, वो ऑक्सीजन किसको दे दी बेटा, सेल को दे दी। और उसने, सेल ने क्या किया, रेस्पिरेशन परफॉर्म किया। क्या किया बेटा, रेस्पिरेशन परफॉर्म किया और एनर्जी को रिलीज किया। ठीक है, अब यहां पर देखो बेटा, वेस्ट मटेरियल हमारा क्या बचता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से ब्लड ने बेटा क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। ब्लड ने क्या किया, ब्लड ने क्या किया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया और ब्लड ने कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर कहां पे दे दिया बेटा, लंग्स के अंदर। कहां दे दिया, लंग्स के अंदर।
अब लंग्स ने क्या किया बेटा, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया और क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया। क्या कर दिया बेटा, एक्सहेल कर दिया। ठीक है, अब ये इनहेल और एक्सहेल करने का जो प्रोसेस है बेटा, इसी को तो हम ब्रीदिंग कहते हैं, इसी को तो हम ब्रीदिंग कहते हैं। इसका मतलब कि रेस्पिरेशन को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी बेटा, ब्रीदिंग की। क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग नहीं करोगे तो आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और लंग्स के अंदर नहीं जाएगी तो बेटा सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और जब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपका रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। तो बेसिकली बेटा आप ये कह सकते हो कि रेस्पिरेशन के लिए मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हमारी एनर्जी रिलीज होती है, तभी हमारा रेस्पिरेशन पॉसिबल है। अगर हमारे पास ब्रीदिंग नहीं होती, ब्रीदिंग नहीं करते तो ऑक्सीजन नहीं आती और रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं होता। तो यहां पर बेटा अभी हमने देखा कि रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, एक तो गैसियस एक्सचेंज यानी ब्रीदिंग के दौरान। अब देखो गैसियस एक्सचेंज हुआ या नहीं हुआ, देखो जरा चेक करो। यहां से हमने कौन सी गैस ली थी, यहां से हमने कौन सी गैस ली थी, ऑक्सीजन। यहां से कौन सी गैस बाहर गई है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ ना, ऑक्सीजन हमने अंदर ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रोसेस हो गया बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, वो भी किसके दौरान, ब्रीदिंग के दौरान। ठीक है, दूसरा क्या था बेटा हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब जरा देखो ये सारा के सारा क्या है हमारा बेटा, रेस्पिरेशन ही है ना। रेस्पिरेशन के दौरान अभी हमने क्या देखा कि एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज हो गई और किसके अंदर हुई, सेल के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस बेटा सेल के अंदर हुआ, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर है बेटा। अब जरा देखो इसके पहले हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कहीं ना कहीं क्या जुड़ रही होगी बेटा, ऑक्सीजन। क्या जुड़ रही होगी, ऑक्सीजन। क्या बेटा ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही क्या, बिल्कुल जुड़ रही है। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना। जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है इसका मतलब कि रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है बेटा, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के दौरान यहाँ पर हमने क्या किया बेटा कि एनर्जी को रिलीज किया, और ये जो इक्वेशन आपके सामने है यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बन रहा है बेटा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी। तो ये रिएक्शन बेटा आपकी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के ऊपर क्वेश्चन आता है और ये बच्चों को बेटा ज्यादातर कंफ्यूज करता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा बेटा कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस दोनों अपोजिट रिएक्शन है। जो रिएक्टेंट हमारे फोटोसिंथेसिस में होते हैं वो रिएक्टेंट बेटा रेस्पिरेशन के क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इनको डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना बार बार लिख कर। क्लियर है बेटा। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जरा देखिए डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। अभी हम ब्रीदिंग को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर बेसिक डिफरेंस देखिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। अभी जो मैंने आपको पीछे टॉपिक पढ़ाया बेटा उससे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग हमारे रेस्पिरेशन का ही क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन को नहीं कह सकते, उसका पार्ट है, हमारे लिए जरूरी है। रेस्पिरेशन होने के लिए ब्रीदिंग जरूरी है। तो जरा समझते हैं बेटा, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब जरा देखो बेटा ब्रीदिंग के दौरान याद करो फर्स्ट स्टेप क्या कर रहे थे, हम ऑक्सीजन को ले रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे थे। तो ब्रीदिंग बस यही प्रोसेस होता है बेटा कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देना। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन में हम एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं। यानी फूड को यूटिलाइज किया और उस फूड में से एनर्जी को हमने क्या किया, रिलीज किया। ठीक है। सेकंड, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है बेटा, फिजिकल। जरा देखो हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो ये कैसा प्रोसेस हुआ बेटा, एक फिजिकल प्रोसेस। लेकिन रेस्पिरेशन हमारा कैसा होता है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों, क्योंकि इसके अंदर हमारी क्या बन रही है बेटा, एनर्जी बन रही है, यानी नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे। क्या बन रहे हैं, नए प्रोडक्ट। और जहां पर नए प्रोडक्ट बनते हैं वहां पर कौन सी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन। कौन सी होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन। और हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ब्रीदिंग हमारी किसके द्वारा होती है बेटा, लंग्स के द्वारा। आपको पता है ना, जब आप सांस अंदर लेते हो तो वो ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर। बाहर जाओ, बाहर निकालोगे बेटा सांस को तो किसके जरिए आएगी, लंग्स के अंदर। तो बेसिकली बेटा ब्रीदिंग हमारा किसका प्रोसेस है, एक लंग्स का। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो याद करो बेटा रेस्पिरेशन हमारा सेल के अंदर होता है, और सेल के अंदर भी किसके अंदर, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिकली बेटा हमारा रेस्पिरेशन मेन किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्लियर। फोर्थ पॉइंट देखिए, इट यूटिलाइजेस एनर्जी फ्रॉम दी फूड।
अब ब्रीदिंग के दौरान बेटा इसको एनर्जी चाहिए, लेकिन रेस्पिरेशन के दौरान और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। किस प्रोसेस से बेटा, सिंपल ऑक्सीडेशन से। क्लियर, याद रखना, इट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम दी ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसमें एनर्जी आपको चाहिए होगी। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है बेटा आपका ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। क्लियर बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अभी तक हमने रेस्पिरेशन पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं हमें बेटा वो पढ़ना है। तो अब रेस्पिरेशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब सिंपल याद रखना बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। और जब बेटा आपकी ऑक्सीजन है, प्रेजेंस है, तो जितना भी ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एनर्जी में। यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा अच्छा रेस्पिरेशन। बेसिकली बेटा क्योंकि हमारे बड़े मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा हम अच्छे से ग्लूकोज को ब्रेक कर पाएंगे, और जितना ज्यादा अच्छे से ग्लूकोज ब्रेक होगा उतना ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो बेसिकली बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान हमारा रेस्पिरेशन बहुत अच्छा होता है और एनर्जी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, एनर्जी रिलीज इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली बेटा जरा देखना, जरा याद करो, ये जो अभी मैंने प्रोसेस आपको पढ़ाया, क्या इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस समझाया ना बेटा मैंने, यही हमारा क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जरा इस रिएक्शन को याद करो, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती थी। तो जरा देखो बेटा इस रिएक्शन को, कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने रिएक्ट कराया, यानी ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट किया, तो वहां पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो अभी जो पिछला प्रोसेस हमने समझाया बेटा, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हुआ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, वही हमारा क्या कहलाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का पहला टाइप एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। किसमें होगा बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। क्लियर। पायरोविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब जरा देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बेटा, पायरोविक एसिड। ठीक है, अब ये पायरोविक क्या है, जब आप बेटा बड़े मॉलिक्यूल यानी लार्ज मॉलिक्यूल ग्लूकोज को तोड़ते हो ना बेटा, तो तोड़ने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल में, जिसको हम बोलते हैं पायरोविक। क्या बोलेंगे इसको हम, पायरोविक। ठीक है, तो बेसिकली बेटा ये काम किसके अंदर हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी समझेंगे हम इसको, पायरोविक और थोड़ा देख लेंगे। एनर्जी इज रिलीज्ड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इस प्रोसेस के दौरान एंड जो प्रोडक्ट बने बेटा, क्या बना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, और एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हो रही है मतलब रेस्पिरेशन है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो कौन सा रेस्पिरेशन है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब जरा देखिए बेटा, सेकंड जो है हमारा रेस्पिरेशन का टाइप, वो है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आप इसको अल्कोहलिक रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, या फिर आप रेस्पिरेशन की जगह फर्मेंटेशन भी बोल सकते हो। तो बेसिकली बेटा इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, हमारा एल्कोहल बनेगा। देखो नाम से पता लग जाएगा बेटा, एल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड, इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल, और इसके अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। इसके अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। अब जरा समझना बेटा कि एल्कोहल कब बनेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी बेटा, तो ऑक्सीजन नहीं है तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज हमारा अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, और जब अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वहां पर ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। ठीक है, और एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट रेस्पिरेशन नहीं हो रहा। कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा। और अच्छे से ब्रेक डाउन क्यों नहीं हो पा रहा बेटा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो पूरी तरीके से एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली बेटा ग्लूकोज यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोहल में। ठीक है, और बहुत ही बिल्कुल ही लेस अमाउंट में क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। क्लियर। अब ये होता किसके अंदर है बेटा, ये होता है हमारा ईस्ट के अंदर या फिर
बैक्टीरिया, ठीक है। ईस्ट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर ये क्या होता है, हमारा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जरा समझिए बेटा, रिएक्शन आपके सामने है, ग्लूकोज ये रहा हमारा, ग्लूकोज ये रहा। अब ग्लूकोज के पास ब्रेकडाउन होने के लिए, ब्रेकडाउन खुद को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या है, एब्सेंट। तो ये ग्लूकोज पड़ा 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 बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा इथेनॉल। इथेनॉल हमारा क्या होता है, एक टाइप का एल्कोहल होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस इसके साथ क्या निकलेगी बेटा, एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी, एनर्जी। अब ये एनर्जी बहुत लेस अमाउंट में निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट तरीके से हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं हुआ। क्लियर। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे हमारी रेस्पिरेशन को बोलेंगे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसके अंदर हमारा एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, जो सेकंड टाइप है वो हमारा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब नाम से पता लग रहा है ना कि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट क्या होगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो अब जरा समझो बेटा, अब यहाँ पर देखो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन कर लो, यहाँ पर कर लो बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यानी ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होगी लेकिन बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में होगी, ठीक है। अब कम अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो वहां पर बेटा जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा वो अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लैक्टिक एसिड। इसके ऊपर लैक्टिक एसिड में। अब यहाँ पर इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है बेटा आपका, और वो क्वेश्चन ये है कि जब आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स आने क्यों लग जाते हैं, मतलब पेन क्यों होता है। या सिंपल मैं एक तरीके से और क्वेश्चन को पूछूं, या फिर कोई एथलीट की बात करें या कोई नॉर्मल इंसान की बात करें, जब वो रनिंग करके आता है, बहुत तेज रनिंग करके आया, ठीक है, लंबे समय तक 5, 6, 10 किलोमीटर दौड़ के आया, तो उसके बाद उसको अपनी मसल्स के अंदर क्रैम्प देखने को मिलता है, पेन महसूस होता है, ऐसा क्यों होता है। तो उसी का आंसर है बेटा कि जब हमारी बॉडी रनिंग करती है तो वहां पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गई, तो हमारी बॉडी बेटा ज्यादा ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या करती है, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो बेसिकली बेटा हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और दौड़ते समय उस टाइम पर हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन है नहीं, तो उस टाइम पर क्या होगा बेटा कि एनर्जी तो रिलीज करेगी हमारी बॉडी, एनर्जी तो बनाएगी, लेकिन साथ के साथ क्या बनाएगी, लैक्टिक एसिड बनाएगी। और लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा बेटा कि हमारे मसल्स के अंदर क्या होगा, क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। क्या होने लग जाएंगे, क्रैम्प्स आने लग जाएंगे, और क्रैम्प आएंगे तो हमें पेन महसूस होगा, ठीक है। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड बेटा कहां पर होता है, हमारी मसल सेल्स के अंदर। किसका होगा, मसल सेल्स के, और वो भी कैसी मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है, याद रखना, स्केलेटल मसल्स के, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा कि अब जरा देखिए रिएक्शन क्या हुआ, ग्लूकोज ले लिया, ऑक्सीजन हमारी कैसी है बेटा, कम अमाउंट में है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी को रिलीज करेंगे, ठीक है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आपकी रिलीज नहीं होगी। कार्बन डाइऑक्साइड दो केसेस में रिलीज होगी, एक तो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा बेटा हमारा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्लियर। तो यहां पर बेटा इसी को चार्ट की मदद से समझते हैं, जरा देखिए चार्ट क्या कहता है कि सबसे पहले ग्लूकोज लिया, ठीक है। अब ये ग्लूकोज किसके अंदर है बेटा, सेल्स के अंदर। ये ग्लूकोज किसके अंदर है, सेल्स के अंदर, ठीक है। अब ये ग्लूकोज के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, कार्बन के 6, कितने कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। अब यही 6 मॉलिक्यूल जो होते हैं कार्बन के, एक लार्ज मॉलिक्यूल है, सिंपल सी चीज है। तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटे मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। इसको हम क्या बोलेंगे, पायरुवेट, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सभी को पता है बेटा, C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं कितने टोटल, 6। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, पायरुवेट में, जिसमें 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर्मूला होता है C3H3O3, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना बेटा कि इस फॉर्मूले की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आपको नहीं दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप नाम याद रखिएगा, फॉर्मूला रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो नाम याद रखिए बेटा, पायरुवेट। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ बेटा कि जो ग्लूकोज था हमारा वो ब्रेक डाउन हुआ लार्ज 6 मॉलिक्यूल से, किसके अंदर, 3 मॉलिक्यूल्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, पायरुवेट। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें कन्वर्ट हो गया, पायरुवेट, ठीक है। अब पायरुवेट बनने के बाद हमारा यहाँ पे क्या हुआ बेटा, जैसे ही पायरुवेट बनेगा वहां पर भी देखो क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी। अब एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या हो गया बेटा, स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। याद रखना कि ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ तो वहां पे एनर्जी रिलीज हुई, और जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो वहां पर हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है।
अब बेटा जैसे ही पायरुवेट बना तो इसके पास तीन ऑप्शन है, एक सबसे पहला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जब हमारे पास बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन होगी तो वहां पर बेटा कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा? कंप्लीट रेस्पिरेशन। तो जरा देखो बेटा, पायरुवेट ये बना हमारा। अब पायरुवेट ने देखा कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंस है, सफिशिएंट अमाउंट में क्या है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वो क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को बना देगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है एनर्जी भी कैसी होगी? अच्छी अमाउंट में प्रोड्यूस होगी। यानी यहाँ पर रेस्पिरेशन जो होगा वो कैसा होगा? कंप्लीट रेस्पिरेशन होगा। कैसा होगा बेटा? कंप्लीट रेस्पिरेशन। कैसा होगा बेटा? कंप्लीट रेस्पिरेशन। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, यही जो हमने बात करी ना कंप्लीट रेस्पिरेशन, यही हमारा क्या है बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। याद करो, इससे जस्ट पहले मैंने कराया था कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पिरेशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? अब जरा देखो बेटा, अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं कि पायरुवेट बनने के बाद उसने देखा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस थोड़ी क्या है बेटा? कम है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन है। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी तो वहां पर क्या होगा बेटा कि हमारा जो पायरुवेट है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा बेटा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लग जाएगा और एनर्जी को रिलीज करता रहेगा। यहां पर बेटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, यहां पर क्या फॉर्म होगा बेटा? लैक्टिक एसिड। और इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? लैक्टिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसको बोलेंगे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा तीसरी कंडीशन हमारी क्या रहेगी कि पायरुवेट बनने के बाद देखा कि उसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, अब ऑक्सीजन नहीं है बेटा तो ये पूरा के पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस थोड़े से अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेगा। यानी बेसिकली बेटा जो हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही थी उसका 10% भी हमारा एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं होगी। ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी यहाँ पर कैसी होगी बेटा? बहुत ही लेस। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा? एल्कोहल बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है? एल्कोहल। तो बेसिकली बेटा आप इस चार्ट को याद रखिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इस चार्ट से आपको मदद मिलेगी कि किस तरीके से हमारे रेस्पिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कब कौन सा प्रोडक्ट बनता है। एक बार मैं इसको कंप्लीट दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या बोला कि सबसे पहले बेटा आपके सेल्स के अंदर ग्लूकोज होगा, जो फूड आपने कंज्यूम करा वहीं से आया होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा? पायरुवेट में। और जैसे ही पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, तो वहां पर क्या रिलीज होगी बेटा? एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी जब रिलीज होती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रेस्पिरेशन। यानी सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एनर्जी रिलीज हुई और सेल के अंदर जब एनर्जी रिलीज होती है उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसका मतलब बेटा ग्लूकोज से पायरुवेट बनने तक जो भी सफर हमारा रहा उसके अंदर हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है। यानी यहां तक हमारा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है। अब इसके आगे बेटा हमारी रेस्पिरेशन की आगे जर्नी बढ़ती है। अब पायरुवेट ने देखा कि मेरे पास मेरे सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? ऑक्सीजन प्रेजेंट है सफिशिएंट अमाउंट। अगर सेल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये पायरुवेट क्या बन जाएगा बेटा? पूरा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। तो जो प्रोडक्ट बनेंगे आपके ये बनेंगे। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कंप्लीट रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है तो ब्रेक डाउन भी पायरुवेट का अच्छा होगा और जितना ज्यादा ब्रेक डाउन होगा उतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा कंप्लीट रेस्पिरेशन। क्लियर? अब सेकंड कंडीशन जो बनेगी बेटा, पायरुवेट ने देखा कि सेल के अंदर बेटा ऑक्सीजन तो है लेकिन वो कुछ कम अमाउंट में, और जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो वो क्या बनाएगा बेटा? लैक्टिक एसिड बनाएगा और प्लस साथ के साथ एनर्जी बनाएगा। अब यही लैक्टिक एसिड जो होता है ना बेटा हमारी बॉडी के अंदर पेन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी किसके अंदर? मसल्स के अंदर। ठीक है, याद रखना कि स्केलेटल मसल्स के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है कि जहां पर हमारी मसल्स के अंदर क्रैम्प आने लग जाते हैं, पेन महसूस होता है, वो किसकी वजह से होता है बेटा? जब हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लगता है। क्लियर? तीसरी कंडीशन जो बनेगी बेटा, पायरुवेट ने क्या किया बेटा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये किसमें होता है बेटा? ईस्ट में और बैक्टीरिया में। तो उसने देखा कि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो पायरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इथेनॉल में, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और जो जहां पर एनर्जी रिलीज होगी वो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में 10% भी नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारा पूरा चार्ट था बेटा जिसमें हमने रेस्पिरेशन को पढ़ा। तो एक बार आप देख लीजिए बेटा, पूरा बना लीजिए नोट्स अच्छे से और इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है,
तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बाय जाहिर सी बात है बेटा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी तक। क्या चल रहा है बेटा? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा? एनर्जी बन रही है। क्या बन रही है बेटा? एनर्जी। और एनर्जी बन रही है प्लस उसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है। तो अब बस हम यही समझेंगे बेटा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से हो रहा है और कौन एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। ठीक है, तो अब जरा समझिए बेटा, आपके सामने एक डायग्राम है जो कि आप देख पा रहे हो, यही है हमारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है बेटा? हमारा नेजल कैविटी। क्या है इसको मतलब? नेजल कैविटी। ठीक है, अब सबसे पहला प्रोसेस आपका रहेगा बेटा नॉस्ट्रिल का। किसका होगा? नॉस्ट्रिल का। सबसे पहला काम नॉस्ट्रिल का। अब ये नॉस्ट्रिल आपके ये जो छेद होते हैं बेटा नाक के, इसी को बोलते हैं नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल के अंदर से क्या जाएगा बेटा? एक तरीके से एक पासेज है, किसके लिए? हमारे एयर फ्लो के लिए। तो यहां से हम ऑक्सीजन को लेंगे और यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। तो बेसिकली बेटा नॉस्ट्रिल का पहला काम क्या रहेगा कि सबसे पहले वो ऑक्सीजन का क्या करेंगी? इनटेक करेंगे। क्या करेंगी? इनटेक। उसके बाद बेटा वही जो हमने इनटेक किया नॉस्ट्रिल के बाद, जो एयर है वो कहां पर जाएगी बेटा? नेजल पासेज या फिर नेजल कैविटी में। ये जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं हम नेजल पासेज। अब नेजल पासेज के अंदर क्या होगा बेटा? छोटे छोटे हमारे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होंगे और कुछ एक चिपचिपा पदार्थ जिसको हम बोलते हैं म्यूकस, वो प्रेजेंट होगा। अब म्यूकस बेटा एक चिपचिपा पदार्थ है, तो जाहिर सी बात है बेटा जो हमने एयर अंदर ली है उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, बिल्कुल मिट्टी के या कण के कुछ भी होंगे, उसको वो अपने साथ क्या कर लेगी? चिपका लेगी। ठीक है, यानी अंदर जाने से रोक लेगी। और हेयर क्या करेंगे बेटा? एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नेजल कैविटी या नेजल पासेज जो होता है हमारी बॉडी के अंदर एयर का क्या करता है? फिल्टर करता है, एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। क्लियर? तो पहला काम किसका हुआ बेटा? नॉस्ट्रिल का, जिसने एयर को क्या कराया? इनटेक कराया। ठीक है, दूसरा नेजल पासेज, नेजल कैविटी। नेजल पासेज के अंदर एक म्यूकस होती है, चिपचिपा पदार्थ, जिसने हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर लिया? जो बाहर मिट्टी के कण वगैरह होते हैं उसको अपने साथ चिपका लिया और अंदर जाने से रोक लिया। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होते हैं बेटा? हमारी नाक के अंदर हेयर्स होते हैं जो कि एक फिल्ट्रेशन यूनिट की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो भी एयर बची बेटा फिल्टर होके गई, वो कहां पर जाएगी? वो जाएगी बेटा हमारी फेरेंक्स के पास। किसके पास जाएगी? फेरेंक्स। अब ये जो हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, ये होता है हमारा फेरेंक्स। अब फेरेंक्स क्या है बेटा? ये हमारे एयर फ्लो और फूड के लिए एक कॉमन एरिया होता है, यानी जहां से हमारी हवा जाएगी और जहां से हमारा खाना जाता है, उसी दोनों का एक कॉमन एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं फेरेंक्स। क्या बोलेंगे बेटा? फेरेंक्स। ठीक है, अब फेरेंक्स से जाने के बाद हमारी एयर कहां पर गई बेटा? लैरिंक्स के पास, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं वॉइस बॉक्स। जिसको हम किस नाम से और जानते हैं? वॉइस बॉक्स। ठीक है, वॉइस बॉक्स। तो ये जो हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, ये होता है हमारा लैरिंक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। इसको हम दूसरे नाम से और जानते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, जो हमारी आवाज के लिए, हमारे अंदर से जो साउंड निकल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जैसे बेटा फेरिंक्स से पास हो गई, लैरिंक्स के पास हो गई, अब ये कहां पर जाएगी? ये जो पाइप दिख रही है ना बेटा, ये, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। ठीक है, अब ट्रैकिया को एक नाम से और जानते हैं बेटा हम, विंड पाइप के नाम से। किस पाइप से? विंड पाइप। ठीक है, अब जैसी हमारी एयर कहां गई बेटा? ट्रैकिया के ऊपर। अब ट्रैकिया के ऊपर ये छोटे छोटे, शायद डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहे, छोटे छोटे ये रिंग से बने रहते हैं बेटा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इन्हीं रिंग्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको बोलते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलेंगे? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनको हम क्या बोलेंगे? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या होती है बेटा? अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बेसिकली बेटा हमारी विंड पाइप को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये पिचक ना जाए। ठीक है, जब अंदर आए हवा और बाहर जाए तो ये क्या ना कर जाए बेटा? श्रिंक ना कर जाए। उसी चीज से बचाने के लिए हमारे कुछ सपोर्ट लगे रहते हैं जिनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। तो बेसिकली एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम है हमारी विंड पाइप के। क्लियर? उसके बाद जरा देखो बेटा, यही हमारी जो ट्रैकिया है, विंड पाइप है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट साइड जो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम? ब्रोंकाई। ठीक है, याद रखना, जो दो पार्ट्स में ये जो हमारी डिवाइड हो रही है, ये ट्यूब सी, इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये ट्यूब बेटा और मल्टीपल यानी सब ट्यूब्स में डिवाइड होती हैं। ये जो आपको दिख रही है ना बेटा, ये जो दिख रही है, ये, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स के बिल्कुल एंड में, बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स के एंड में हमारा बेटा क्या अटैच होता है? वो होता है हमारा एल्वियोलर सैक। क्या बोलते हैं उसको? एल्वियोलर सैक। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है बेटा, ये जो पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है,
ये हमारा क्या होता है बेटा, एल्वियोलर सैक होता है। क्या होता है बेटा, एल्वियोलर सैक। जरा देखो, ये हमारी क्या थी, ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होकर आ रही थी, उनमें से एक पार्ट में ये हमारी क्या थी बेटा, ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई के अंदर ये जो कुछ हमारी सब ट्यूब्स डिवाइड हो रही हैं, इनको हम बोलते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड में ये जो बेटा, ये अंगूर का सा गुच्छा दिख रहा है ना बेटा, बॉल का सा टाइप स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं एल्वियोलर सैक। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एल्वियोलर सैक। और बिल्कुल अगर इसके लास्ट में चले जाओ तो एल्वियोलर सैक के अंदर ये जो सिंगल जो बॉल दिख रही है, ये इनको हम बोलते हैं बेटा एल्वियोली। इनको क्या बोलेंगे, एल्वियोली। इनको क्या बोलेंगे बेटा, एल्वियोली। और एल्वियोली ही रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी गैस एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, यानी जो ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। तो एक बार बेटा फिर से समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि हमारी विंड कहां कहां से होकर जाएगी, हवा कहां कहां से होकर जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा बेटा हमारे नॉस्ट्रिल का। नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होगा बेटा, नॉस्ट्रिल एयर को जाने देंगी अंदर, कहां पर, नेजल कैविटी के अंदर। अब जैसे ही बेटा नेजल कैविटी के अंदर जाएंगी तो नेजल कैविटी के अंदर हमारा क्या होगा, एक फिल्ट्रेशन यूनिट है जिसको हम बोलते हैं हेयर, जो कि हमारे एयर को क्या करेगी, फिल्टर करेंगी। जो हमारे एयर के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, रेत के जो कण होते हैं छोटे छोटे, उनको अंदर जाने से क्या करती है, रोकती है। उसी के साथ साथ बेटा एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस। अब म्यूकस चिपचिपा होने के जरिए क्या होता है बेटा, कि वो पार्टिकल्स को अपने साथ चिपका लेता है और अंदर जाने से रोक देता है। ठीक है, अब जैसे ही एयर बेटा हमारी नेजल कैविटी से जाएगी, वो कहां पर जाएगी बेटा, फेरिंक्स। और फेरिंक्स क्या होता है, वो एक कॉमन एरिया होता है जो हमारे विंड पाइप और फूड के लिए क्या होता है, ठीक है, यानी विंड के लिए और फूड के लिए कॉमन एरिया, वहीं से होकर दोनों जाएंगे। ठीक है, अब फेरिंक्स के बाद बेटा हमारा जो एयर है वो कहां पर गई, लैरिंक्स के पास। और लैरिंक्स को हम एक नाम से और जानते हैं, वॉइस बॉक्स। किस नाम से जानेंगे बेटा, वॉइस बॉक्स। ठीक है, अब वॉइस बॉक्स के बाद जो वॉइस बॉक्स है वो हमारा किससे अटैच होता है बेटा, ट्रैकिया से। किससे अटैच होता है, ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, विंड पाइप। ये जो लंबी सी ट्यूब दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं ट्रैकिया, जिसको हम बोलेंगे विंड पाइप। अब विंड पाइप के ऊपर बेटा हमारे कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर लगे रहते हैं जिनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का काम क्या होता है बेटा, बेसिकली ट्रैकिया को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर देना। ठीक है, अगर मान लो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होती तो हमारा गला बेटा क्या हो सकता है, चोक हो सकता है, क्योंकि ट्रैकिया क्या कर लेगी बेटा, अपने आप को श्रिंक कर लेगी। तो उसी श्रिंकनेस से बचाने के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे रहते हैं, ताकि बेटा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पासेज है वो इजीली हो पाए। क्लियर। उसके बाद बेटा यही जो ट्रैकिया है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और उन दो पार्ट्स में जो डिवाइड होती है, जिन ट्यूब में डिवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकाई। किसी किसी बुक में ब्रोंकस भी लिखा होगा तो एक ही बात है। ठीक है, तो ब्रोंकाई और ब्रोंकस। ठीक है, अब यही ट्यूब हमारी बेटा कुछ सब ट्यूब्स में डिवाइड और होती हैं। इन्हीं ट्यूब्स में से छोटे छोटे और ट्यूब्स निकले रहते हैं। उन्हीं छोटे छोटे ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंक्यूल्स। हम इसको क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स। क्लियर। अब वही ब्रोंक्यूल्स के एंड पर बिल्कुल लास्ट पर जाके हम देखें तो हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, एल्वियोलर सैक। ये जो दिख रहा है ना बेटा, इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के बाद जो लास्ट में ये जो आपको बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रेप्स का सा छत्ता, अंगूर का सा छत्ता जो दिख रहा है बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंगूर का जो गुच्छा सा दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक। इसको क्या बोलेंगे, एल्वियोलर सैक। और उसी अंगूर के गुच्छे टाइप स्ट्रक्चर के अंदर ये जो सिंगल बॉल जो दिख रही है बेटा, ये जो सिंगल बॉल है, ये जो सिंगल बॉल है, ये इसी को हम बोलते हैं बेटा एल्वियोली। इसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोली। क्लियर। और एल्वियोली ही रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। अब कैसे एक्सचेंज करती है जरा देखते हैं बेटा आगे वाले डायग्राम में। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, यहाँ पर ये पूरा हमारा क्या हो गया, एल्वियोलर सैक, और इसमें से ये जो सिंगल यूनिट होगी ये होगी हमारी एल्वियोली। ठीक है, अब एल्वियोली के आसपास हमारी क्या होती है बेटा, ये कैपिलरी ट्यूब जो होती हैं ये होती है हमारी। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू, ब्लैक ब्लैक और ब्लू ब्लू और रेड रेड ये दिख रही है ना बेटा, यही हमारी क्या कहलाती है, कैपिलरी। क्या कहलाती है बेटा, कैपिलरी। और कैपिलरी इतनी ज्यादा पतली होती है बेटा जिसके जरिए हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर क्या कर सकती है, आ सकती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखना बेटा, ये हमारा क्या हो गया, एल्वियोली, ये हमारा एल्वियोली। ठीक है, अब एल्वियोली के आसपास ये हमारी क्या है बेटा, कैपिलरी ट्यूब। इसको हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, अब कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या किया बेटा, यहां से जो हमारी कैपिलरीज हैं वो क्या लेकर आई, ऑक्सीजन को लेकर आई। तो ऑक्सीजन को लेकर आई तो ऑक्सीजन इसने कहां पर दे दी बेटा, ब्लड के अंदर दे दी। कहां दे दी, ब्लड के अंदर। जो हमने सांस ली थी, इनहेल किया था, तो ऑक्सीजन ही तो अंदर गई थी बेटा एयर के जरिए। तो ऑक्सीजन जो अंदर गई, उस ऑक्सीजन को एल्वियोली ने क्या कर दिया, ब्लड के अंदर दे दिया।
जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर दे दिया, ठीक है। अब जो बेटा हमारी बॉडी ने जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनाकर दी है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बेटा एल्वियोली अपने अंदर ले लेती है, ठीक है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला कि जो एल्वियोली है उसने जो ऑक्सीजन थी बेटा, जो आपने इनहेल करी थी ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को ब्लड को दे दिया ताकि ये बॉडी के अंदर आगे ऑक्सीजन को क्या कर दे, सर्कुलेट कर दे, ठीक है। और जो बेटा आपकी बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसने ले लिया, ब्लड के जरिए एल्वियोली ने ले लिया। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी, क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। और बाहर निकालने का प्रोसेस वही सेम रहेगा बेटा कि जिस प्रोसेस से हमारी ऑक्सीजन अंदर आई थी, उसी सेम प्रोसेस से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ठीक है। कैसे, जरा देखो। तो यहां तक बेटा हमने क्या देखा, एल्वियोली तक। एल्वियोली ने क्या कर दिया बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर दिया, यानी ऑक्सीजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली से होकर कहां जाएगी, एल्वियोलर सैक के अंदर। कहां पर जाएगी बेटा, एल्वियोलर सैक के अंदर। एल्वियोलर सैक से कहां जाएगी बेटा, ब्रोंक्यूल्स में। कहां जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से वापस कहां जाएगी बेटा, ब्रोंकाई में। कहां पर जाएगी, ब्रोंकाई में। और ब्रोंकाई बेटा दो पार्ट थे ना हमारे, ट्रेकिया से अटैच, तो ब्रोंकाई के बाद कहां पर जाएगी, दोबारा से ट्रेकिया के अंदर। कहां पर जाएगी बेटा, ट्रेकिया से। अब ट्रेकिया से फिर वापस कहां जाएगी, लैरिंग्स में, फिर दोबारा कहां जाएगी, फेरिंग्स में, और बाहर नेजल कैविटी के जरिए, नॉस्ट्रिल के जरिए क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो जो प्रोसेस बेटा हमारी ऑक्सीजन के अंदर आने का था, बिल्कुल जस्ट अपोजिट उसका क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलने का, ठीक है। तो ऑक्सीजन अंदर गई, एल्वियोली तक गई, एल्वियोली ने एक्सचेंज ऑफ गैसेस करी, यानी ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से उसी प्रोसेस के जरिए क्या हो गई, बाहर आ गई। क्लियर, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर ये डायग्राम्स को याद रखना, इनके जरिए आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। अब देखिए यही कुछ डेफिनेशन लिखी है जो हमने अभी समझाया बेटा, उसी की डेफिनेशन है कि नोस्ट्रल क्या होते हैं, इट इज ए चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज, ठीक है। तो एयर फ्लो होता है बेटा हमारा नोज के जरिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोस्ट्रल्स। दूसरा काम किसका था बेटा, हमारा नेजल कैविटी का, जिसको हम किसके, देखो हेयर्स और हमारा क्या है बेटा, म्यूकस की मेम्ब्रेन, ठीक है। हेयर की वजह से और म्यूकस की वजह से हमारी जो एयर हमने ली वो क्या हो जाती है, फिल्टर हो जाती है। किसके किसके अंदर होता है बेटा ये काम, नेजल कैविटी, किसके अंदर, नेजल कैविटी। तीसरा काम किसका रहता है बेटा, फेरिंग्स का, ठीक है। इधर देखो, द फेरिंग्स इज अ कॉमन पासेज वे फॉर बोथ एयर एंड फूड, ठीक है। तो एयर और फूड के लिए जो कॉमन रास्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फेरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स का काम क्या है बेटा, जरा देखो, लैरिंग्स क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। हमारी अंदर से जो आवाज आ रही है, वॉइस जो आ रही है, साउंड जो आ रहा है, उसको किसके लिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है बेटा, हमारा लैरिंग्स होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए ट्रैकिया। लैरिंग्स और फेरिंग्स से क्या जुड़ा होता है बेटा, हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से बेटा, हमारा विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप के ऊपर हमारे क्या लगे रहते हैं, कुछ रिंग टाइप स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। इनको हम क्या बोलेंगे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करेंगे बेटा, हमारे विंड पाइप को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखो जरा, ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, ब्रोंकाई, ठीक है। अब उसके बाद ब्रोंकाई भी हमारी कुछ सब ट्यूब्स में डिवाइड हो गई थी, उनको हम क्या बोलते थे, ब्रोंक्यूल्स। इसको हम क्या बोलते थे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में हमारा क्या जुड़ा रहता था बेटा, एल्वियोलर सैक। और एल्वियोलर सैक के अंदर जो सिंगल यूनिट थी, हम उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोली। क्या बोलेंगे बेटा, एल्वियोली। और एल्वियोली का काम ही क्या था, हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, यानी ऑक्सीजन को ले लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को दे देना। क्लियर। अब एल्वियोली के बिल्कुल चारों तरफ हमारी क्या प्रेजेंट होती है बेटा, ब्लड कैपिलरीज। उसके अंदर क्या फ्लो होता है, हमारा ब्लड फ्लो होता है। और ब्लड ही बेटा ऑक्सीजन को लेकर आता है, ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था बेटा हमारा। और ये डेफिनेशन छोटी छोटी याद रख लेना, अगर एग्जाम में आती है तो इस प्रोसेस को आप अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर पाओ। क्लियर। चलते हैं बेटा ब्रीदिंग के ऊपर। अब जरा समझो बेटा, अभी तक हमने ब्रीदिंग डिटेल में नहीं पढ़ा था, अब ब्रीदिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि ब्रीदिंग के दौरान क्या होता है और उसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो जरा देखिए बेटा, सबसे पहला इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग के दौरान दो चीजें होती हैं, एक तो इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या होता है बेटा, जहां पे हमने सांस को अंदर लिया, ये हमने सांस को अंदर लिया तो ये हमने इनहेल करा, और जैसे ही हम बाहर निकाल देंगे ये हमने क्या कर दिया बेटा, एक्सहेल कर दिया, ठीक है। तो ब्रीदिंग दो तरीके के, दो प्रोसेसेस में होती है, एक तो इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, ठीक है। अब इनहेलेशन में क्या होता है, जरा देखो, इनहेलेशन इज द एक्शन ऑफ इनहेलिंग और ब्रीदिंग इन। यहाँ पे हमने सांस को क्या लिया बेटा, अंदर लिया। इनहेलेशन के दौरान सांस को अंदर लेते हैं, और सांस को अंदर लोगे तो ऑक्सीजन को अंदर लोगे, जाहिर सी बात है, एयर के अंदर क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपने क्या करी, अंदर ली, ठीक है।
दूसरा, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, जब आप सांस को अंदर लेते हो, जरा देखो इन दो डायग्राम्स को देखो बेटा। अब यहां पर ये जो आपको शेप दिख रही है, ये जो डायफ्राम है बेटा, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है। और ये डायफ्राम की जो शेप दिख रही है वो कैसी शेप है बेटा, एक डोम शेप है। कैसी शेप है, डोम शेप, ठीक है। अगर बात करूं आपसे कि नॉर्मल जो डायफ्राम की शेप होती है वो कौन सी होती है, डोम शेप। अभी ये बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पर है तो इसकी शेप आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब जैसे ही आप इनहेल करोगे, ऑक्सीजन को अंदर लोगे, तो ऑक्सीजन अंदर ली, अब ऑक्सीजन जो अंदर ली आपने, एयर अंदर ली, तो वो एयर किसके अंदर जाएगी बेटा, हमारे लंग्स के अंदर। किसके अंदर जाएगी, लंग्स के अंदर। अब जैसे ही लंग्स के अंदर जाएगी बेटा, तो लंग्स का साइज बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स का, तो ये जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ क्या करेगा बेटा, मूव करेगा। तो यानी जैसे ही आप इनहेल करोगे, डायफ्राम डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। तो जरा देखो बेटा, यहाँ पर लिखा भी है डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, और जैसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो कैसा हो जाएगा, शेप में फ्लैट। जरा देखो, ये डोम शेप है और ये कैसी शेप है, थोड़ी फ्लैट शेप है, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ फ्लैट शेप की जगह आप लिख सकते हो बेटा इधर डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस, जब बेटा लंग्स के अंदर एयर आ जाएगी तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। अब जब सांस लेते हो तो सीना एकदम से चौड़ा सा हो जाता है ना बेटा, तो ये क्या किया, आपका जो चेस्ट कैविटी है वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। क्लियर। अब जरा देखो, फोर्थ पॉइंट बेटा यही है, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेस, जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये जो हमने सारी प्रोसेस की बात करी वो कौन सा था बेटा, हमारा इनहेलेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन क्या होता है बेटा, ब्रीदिंग आउट, यानी सांस को बाहर छोड़ने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, एक्सहेलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एक्सहेलेशन। अब जरा देखो बेटा, डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, ठीक है। अब जब एक्सहेल करोगे, एक्सहेल करने का मतलब क्या है कि आपने एयर को बाहर निकाल दिया, और जब एयर को बाहर निकाल दोगे लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं है, और जब लंग्स के अंदर बेटा कोई एयर नहीं है तो डायफ्राम अपनी नॉर्मल पोजीशन पर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। क्लियर। तो डायफ्राम अपवर्ड क्या करता है बेटा, मूव करता है। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस, जब आपने एयर को बाहर ही निकाल दिया तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे सांस छोड़ा दोबारा से सीना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। क्लियर। तो ये बेटा प्रोसेस था, ये कुछ मैकेनिज्म था हमारा ब्रीदिंग का, जिसमें दो प्रोसेस हुए, एक तो इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है 2 मार्क्स में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। तो आप ये टॉपिक्स को, पॉइंट को बता सकते हो। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखें, आपने अभी रेस्पिरेशन पढ़ा। अब रेस्पिरेशन के दौरान आपने देखा कि एक गैस बाहर निकल रही थी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी हम ऑक्सीजन को ले रहे थे रेस्पिरेशन के दौरान और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे थे, बाहर कर रहे थे। तो बेसिकली बेटा ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, ये क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही है ना। अब हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बेटा रेस्पिरेशन के दौरान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है वो अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अमीबा हो गया हमारा, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, ये हमारे क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है बेटा, डिफ्यूजन। कौन सा होता है, डिफ्यूजन, ठीक है। देखो जरा, डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड बाय यूनिसेलुलर एंड सम सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस पर्पस। अब जरा देखो बेटा, आपके सामने एक डायग्राम है अमीबा का, ठीक है। अब अमीबा ने बेटा ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, ये किस प्रोसेस के जरिए हुआ बेटा, हमारा डिफ्यूजन के जरिए, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर के अंदर अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो वो किसके जरिए होगा, डिफ्यूजन के। याद रख लो, एमसीक्यू में आ सकता है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होता है वो किसके जरिए होता है, किस मेथड के जरिए होता है। तो आंसर क्या होगा बेटा आपका, डिफ्यूजन। क्या होगा बेटा, डिफ्यूजन, चाहे वो अमीबा हो चाहे पैरामीशियम। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स की। अब प्लांट हमारा मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, प्लांट के अंदर कई तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट के अंदर जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं वो किसके जरिए होते हैं बेटा, स्टोमेटा। याद करो, जो आपको न्यूट्रिशन में पढ़ा रहा था बेटा, फोटोसिंथेसिस के बाद आपको मैंने स्टोमेटा पढ़ाया था। तो स्टोमेटा से ही हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही थी, एक्सचेंज हो रही थी। तो यहाँ पर भी बेटा प्लांट के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके जरिए होता है, स्टोमेटा के जरिए, ठीक है। याद रखना, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफ्यूजन के जरिए और प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा के जरिए। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब कुछ हमारे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि पानी में रहने वाले,
जैसे एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स। अब बेटा पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले जो दोनों हमारे एनिमल्स होते हैं, इनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर हम बात करें पानी में रहने वाले जैसे मछलियां, ठीक है, अब हमें पता है बेटा कि मछलियां जो ऑक्सीजन लेंगी अपने सर्वाइवल के लिए वो कौन सी लेंगी, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होगी, यानी आप एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकती, ठीक है। एटमॉस्फेयर से जैसे हम ले रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, हवा है, ठीक है, अब इस हवा को हम कंज्यूम कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन मछलियां ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मछलियां कहाँ रहती हैं बेटा, पानी के अंदर, और पानी के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उसी ऑक्सीजन का अपने सर्वाइवल के लिए क्या करती हैं, यूज करती है, ठीक है। तो जरा देखो बेटा डायग्राम आपके सामने है। अब ये जो होता है वो किसके जरिए होता है, मछलियों के अंदर ये पूरा जो प्रोसेस होगा वो होता है बेटा गिल्स के जरिए। ये जो डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, हमारी गिल्स। मछलियों के अंदर क्या होता है बेटा, गिल्स होता है। अब गिल्स के जरिए ही वो क्या करती हैं, सांस लेती हैं। अब कैसे लेती हैं जरा समझिए। अब यहाँ पर बेटा ये अपने अंदर क्या लेती हैं, सबसे पहले वाटर को लेती हैं। किसको लेती हैं, वाटर को, ठीक है। यहाँ से हमने वाटर लिया H2O। अब H2O के अंदर बेटा हमारी ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी ना। अब यहाँ पर गिल्स के जरिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन गैस को अंदर ले लेंगी, ऑक्सीजन गैस को अंदर ले लेंगी और यहाँ से पानी को क्या कर देंगी, बाहर निकाल देंगी, ठीक है। यानी पानी पानी उन्होंने बाहर निकाल दिया गिल्स के जरिए और ऑक्सीजन गैस को क्या कर लिया, अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस हुआ किसके जरिए हुआ बेटा, गिल्स के जरिए। किसके जरिए हुआ, गिल्स के जरिए। क्लियर। तो याद रखना एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके जरिए होता है, गिल्स के जरिए होता है। किसके जरिए, गिल्स के जरिए, ठीक है। अब बेटा कुछ हमारे इंसेक्ट वगैरह भी होते हैं, ठीक है, तो उनके जरिए उनके अंदर किसके जरिए होता है बेटा, ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स, ठीक है। डायग्राम में आप देख पा रहे होगे ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है रेड और ब्लू का, यही हमारे होते हैं बेटा ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे लॉन्ग या शॉर्ट में, लेकिन वेरी शॉर्ट बन सकता है और आपका एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम, उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो किसके जरिए होगा बेटा, डिफ्यूजन के जरिए। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के अंदर स्टोमेटा के जरिए, और अगर हम बेटा हम मछलियों की बात करें, अपने एक्वेटिक एनिमल्स की बात करें, तो वहां पर किसके जरिए होता है बेटा, गिल्स के जरिए, ठीक है। और कुछ हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर हमारे एक तो ट्रैकियल सिस्टम और उसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पॉइंट थे। अब जरा एक चीज याद रखना बेटा यहाँ पर कि क्या बेटा मछलियों के पास ऑक्सीजन गैस आसानी से प्रेजेंट होती है, नहीं। ऑक्सीजन गैस क्या आसानी से प्रेजेंट होती है, नहीं बेटा। ये उस ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, इसीलिए इनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी तेज हो जाती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू टेरेस्ट्रियल एनिमल। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जमीन पे रहते हैं बेटा, उनको ऑक्सीजन आराम से क्या है, इजीली प्रोवाइडेड है, इसीलिए उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो क्या होगी, स्लो होगी कंपेरिजन टू जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इससे पहले हम अपने लाइफ प्रोसेस के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, एक तो न्यूट्रिशन और एक रेस्पिरेशन। तीसरे पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है जरा समझना बेटा। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, जो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, वही हमारा ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, यानी एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी ह्यूमन बॉडी यानी एनिमल बॉडी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होगा, तो जरा देखो बेटा हमारी बॉडी के लिए सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं वो, और जो हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बनता है पूरे हमारे रेस्पिरेशन के दौरान, और जो भी जितना भी प्रोसेस हुआ केमिकल रिएक्शन हुई उनके दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उनको क्या करना है बेटा, हमें ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट्स, ये कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है बेटा जो हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, इन्हीं को हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। अब ट्रांसपोर्ट हम करेंगे तो किसी ना किसी मोड के जरिए करेंगे, तो एनिमल्स के अंदर वो मोड कौन सा होता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना कि एनिमल्स के अंदर जिस मोड से जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही सेम चीज अगर प्लांट के अंदर बात करें तो प्लांट के अंदर हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। याद रखना प्लांट के अंदर वस्कुलर सिस्टम, एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर बेटा हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारा के सारा प्रोसेस किसके जरिए होता है बेटा, डिफ्यूजन के जरिए। किसके लिए, डिफ्यूजन के जरिए।
क्योंकि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो टोटल हमारे सेल्स हैं वो कितने हैं, एक है, और एक सेल के अंदर बेटा जो सारा प्रोसेस होगा वो किसके जरिए होगा, डिफ्यूजन के जरिए। और प्लांट्स और एनिमल हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड होगा वो कौन सा होगा बेटा, एक तो वस्कुलर सिस्टम प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो चलिए बेटा डिटेल में जानते हैं इनको कि वस्कुलरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब यहाँ पर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमें पता है बेटा कि ह्यूमन बीइंग जो है एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यानी वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल से मिलकर क्या है, बना हुआ है। अब मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है तो जाहिर सी बात है बेटा कि इतने सारे सेल्स के सर्वाइवल के लिए कुछ चीजें हमारी इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि एग्जांपल फूड वगैरह और ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, अब फूड और ऑक्सीजन हमें पता है बेटा कि हमारे सेल्स को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उस फूड को और ऑक्सीजन को हमारे सारे सेल्स तक, बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का होगा। किसका होगा बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहला आता है बेटा हमारा हार्ट। सबसे पहला क्या आता है हमारा हार्ट, और हार्ट क्या होता है बेटा, हमारा एक पंपिंग ऑर्गन। क्या है बेटा, पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, दूसरा है बेटा हमारा आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और तीसरा है बेटा हमारा ब्लड एंड लिम्फ, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी मीडियम। ठीक है, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। चलिए जरा देखते हैं बेटा। अब सबसे पहला है बेटा हार्ट। अब हार्ट क्या है, अब हार्ट अभी हमने जाना बेटा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारे ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, और ये किससे मिलके बना होता है बेटा, कार्डियक मसल। किससे मिलके बना होता है, कार्डियक मसल। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और याद रखना बेटा कि जो हमारे हार्ट का साइज होता है वो साइज कितना होता है बेटा, कि हमारी एक हथेली के बराबर। बेसिकली अगर हम बात करें कि ह्यूमन की मुट्ठी के बराबर क्या होता है, हमारे हार्ट का साइज होता है। क्लियर। अब जरा देखिए बेटा, द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर। हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर टोटल कितने चैम्बर होते हैं बेटा, टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में और 2 राइट साइड में। ठीक है, उनका नाम क्या है बेटा, जरा देखिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एंट्री। ठीक है, तो इनको याद रखना बेटा, हमारे टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 4 रूम्स होते हैं हमारे हार्ट के। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा सिस्टोल और डिस्टोल क्या होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल इज कॉल्ड सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करना। क्या करना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब जरा देखिए बेटा, आपने देखा हार्ट कैसे धड़कता है, इस तरीके से धक 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 धक। एक हमारा क्या हो गया बेटा, एक धड़कन हो गई। ठीक है, धक धक। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो मूवमेंट हो रहा है बेटा धक, अब यहाँ पर ये क्या हुआ बेटा, हमारा हार्ट रिलैक्स पोजीशन पे आया। क्या हुआ बेटा, रिलैक्स पोजीशन पे। और रिलैक्स पोजीशन पर आएगा तो वहां पर हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे बेटा, डायस्टोल। क्या बोलेंगे बेटा, डायस्टोल। अब यहाँ पर हार्ट फिर दोबारा से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या हुआ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होने का जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टोल। तो देखिए बेटा, धक धक, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल। क्लियर। नेक्स्ट देखिए बेटा आर्टरीज। ठीक है, अब आर्टरीज क्या होती हैं, वीन्स क्या होती हैं और कैपिलरीज क्या होती हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस समझना बेटा यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से। ठीक है, अब एक डायग्राम आपके सामने है, जरा देखिए। ये रेड वाली जो दिख रही है बेटा, ये हमारी आर्टरीज है, ब्लू वाली ये हमारी वीन्स है, और इसके बीच में ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है इनको हम बोलते हैं बेटा कैपिलरीज। ठीक है, अब तीनों में क्या फर्क होता है जरा समझिए बेटा। आर्टरीज कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, किस वर्ड से, किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ए से। अब ए का मतलब यहाँ पर अवे समझना। क्या करना बेटा, अवे। ठीक है, तो आर्टरीज हमारी वो होती हैं बेटा जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती है। कहां ले जाती है, अवे, यानी दूर ले जाएंगी। यानी हार्ट के अंदर से जो ब्लड को क्या करें बेटा, बाहर की ओर ले जाएं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, आर्टरीज कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी बेटा, आर्टरीज। आर्टरीज, अब आर्टरी का नाम याद रखना बेटा, आर्टरी यानी ए का मतलब अवे, अवे फ्रॉम दी हार्ट। क्लियर। अब आर्टरीज का काम क्या होगा बेटा, जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाए, दूर ले जाए, बाहर की ओर ले जाए, वो हमारी आर्टरीज कहलाती हैं। और वीन्स बिल्कुल बेटा इसके जस्ट अपोजिट होती हैं। वीन्स क्या करती हैं कि जो ब्लड है उसको हार्ट के अंदर ले जाती है। ठीक है, तो जो हार्ट के अंदर ले जाए वो वीन्स, और जो हार्ट के बाहर ले जाए वो आर्टरीज कहलाएंगी। क्लियर बेटा। और आर्टरीज और वीन्स को जोड़ने वाली जो बीच का ये छोटी छोटी ये ट्यूब्स होती है ना बेटा, पतली पतली, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। यानी कैपिलरी का काम क्या है बेटा, कि हमारी आर्टरी और वीन को जोड़ देना। ठीक है, ये हमारा कैपिलरी कहलाती है। ठीक है, और एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ पे डायग्राम से आपको दिख रहा होगा
कि आर्टरी का जो अंदर का ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन होता है बेटा, ये थोड़ा सा क्या होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है, यानी आर्टरी का अंदर का जो पूरा एरिया है ये क्या होंगी हमारी, थोड़ी मोटी होंगी कंपैरिजन टू वीन्स। ठीक है, अब देखो वीन्स का एरिया हमारा यही तो है, वीन्स हमारी पतली होती हैं और आर्टरीज हमारी क्या है बेटा, थोड़ी सी चौड़ी होती है। ठीक है, तो वीन्स के कंपैरिजन में आर्टरी हमारी क्या होती है बेटा, चौड़ी होती है। तो क्यों होता है ऐसा, उसका भी एक रीजन है। क्यों बेटा, क्योंकि हार्ट से आर्टरी क्या कर रही है, ब्लड को बाहर ले जा रही है। अब हार्ट से बेटा जब आर्टरी ब्लड को बाहर ले जाएंगी तो जाहिर सी बात है बेटा हाई प्रेशर के साथ ले जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, क्यों, क्योंकि हार्ट का काम क्या है बेटा, ब्लड को पंप कर देना हाई प्रेशर के साथ, और जैसे ही हार्ट हमारा ब्लड को पंप करेगा तो वो पंप करा हुआ ब्लड हाई प्रेशर के साथ उसको बाहर ले जाएगा कौन, आर्टरी। तो वहां पर बेटा ब्लड के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, और प्रेशर को झेलने के लिए जाहिर सी बात है बेटा हमें कुछ ऐसी ट्यूब्स चाहिए जो कि थोड़ी सी साइज में क्या हो, मोटी हो। तो आर्टरीज वहां पर क्या होती है बेटा, थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, लेकिन जो वीन्स हमारे ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आती हैं वो बेटा हाई प्रेशर के साथ नहीं आती, इसीलिए वहां पर हमारी वीन्स से पतले से होने से काम चल जाता है। ठीक है, क्लियर है? और कैपिलरीज बेटा क्या करेंगी, आर्टरीज और वीन्स को दोनों को जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर? अब जरा देखते हैं बेटा ब्लड क्या होता है। अब ब्लड क्या होता है बेटा, अब ब्लड एक टाइप का हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं बेटा, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है, एक तो प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इन तीन चीजों से मिलकर हमारा क्या बनता है बेटा, ब्लड बनता है। तो बेसिकली हम इन्हें क्या कह सकते हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं बेटा ब्लड प्लाज्मा क्या होता है। अब यहाँ पर प्लाज्मा का कलर समझिए। सबसे पहले प्लाज्मा का जो कलर होगा ना बेटा वो पेल कलर होगा। पेल कलर कैसा होता है, एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि बिल्कुल लाइट येलो कलर का होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, पेल कलर। और इसके अंदर ज्यादातर हिस्सा आपका किसका होगा बेटा, वाटर का। किसका होगा, वाटर का। ठीक है, तो प्लाज्मा बेसिकली एक वाटर या एक लिक्विड टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका कलर कैसा होता है, पेल कलर्ड होता है। क्लियर? अब इसके अलावा हमारे बेटा ब्लड के अंदर क्या होते हैं, इसके अलावा होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो आरबीसी और एक डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब आरबीसी जरा समझिए बेटा, रेड ब्लड सेल्स। अब इसको कॉर्पस्कल्स और सेल कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, अब इसको बेटा एक नाम से और जानते हैं हम, एरिथ्रोसाइट्स। किसके नाम से, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को हम एक नाम से और जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर? अब आरबीसी के अंदर क्या होता है बेटा, आरबीसी के अंदर होता है बेटा हमारे, आरबीसी के अंदर होता है बेटा हमारा हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है बेटा, हमारा आयरन। और आयरन की वजह से ही हमारा हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा आरबीसी का कलर भी क्या होता है, रेड होता है। तो बेसिकली यहाँ पर बेटा हमारा हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से ही हमारा आरबीसी का कलर कैसा होता है, रेड होता है। कैसा होता है बेटा, रेड। और हीमोग्लोबिन के अंदर हमारे क्या होते हैं, आयरन होता है। क्या होता है बेटा, आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लड सेल कौन सा, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स। इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट्स। अब व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ना बेटा हमारी बॉडी के अंदर एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं। बेसिकली ये क्या है, हमारे बॉडी गार्ड्स है बेटा। ये क्या है, हमारे बॉडी गार्ड्स। ठीक है, यानी हमारे शरीर के अंदर अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब नुकसान पहुंचाएंगे, हार्मफुल हमें एक तरीके से क्या करेंगे, बीमार करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर हमारी बॉडी के हार्मफुल बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन लड़ेगा बेटा, डब्ल्यूबीसी लड़ेंगे, यानी व्हाइट ब्लड सेल लड़ेंगे। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा, बॉडी गार्ड। क्या बोलते हैं इनको, बॉडी गार्ड। क्लियर? नेक्स्ट बेटा हमारा जो तीसरा कंपोनेंट है वो है हमारी प्लेटलेट्स। ठीक है, अब प्लेटलेट्स को हम जानते हैं बेटा थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से। किसको, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये नाम आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, थ्रोम्बोसाइट्स। अब एक चीज याद रखना बेटा यहाँ पर कि प्लेटलेट्स बेसिकली बेटा हमें इंजरी से बचाती है। ठीक है, इंजरी से कैसे, अगर मान लो जरा एग्जांपल इसको ऐसे समझा, ऐसे समझो बेटा, आपके सामने एक डायग्राम है, आपके सामने एक डायग्राम है, आपके सामने एक डायग्राम है, तो जरा देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बेटा देखो क्या हुआ, यहाँ पर आपको चोट लगी और यहाँ से आपका खून बहना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड आपकी बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट होगा तो बेटा अगर यहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी से सारा खून बाहर निकल जाए। सारा खून बाहर निकल गया तो बेटा आपका चांसेस हो जाएंगे आप बीमार पड़ जाओ। बीमार क्या पड़ जाओ, बिल्कुल मरी जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस ब्लड के ऊपर ये छोटे छोटे क्लॉटिंग जम जाती है। ब्लड की क्या जम जाती है, क्लॉटिंग। वो कैसे जमती है बेटा, कि हमारे ब्लड के अंदर जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं वो बेसिकली यहाँ पर एक हिंड्रेंस प्रोवाइड कर देती है। हिंड्रेंस का मतलब ब्लड के लिए रुकावट प्रोवाइड कर देती है। इस तरीके से आकर यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी, और क्या होगा बेटा, ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर प्लेटलेट्स हमें किससे बचा रही है बेटा, इंजरी से बचा रही है। ठीक है, किससे बचा रही है, इंजरी से। ठीक है,
तो याद रखना कि ब्लड के हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े, कौन कौन से? एक तो हमने प्लाज्मा पढ़ा, दूसरा ब्लड सेल्स पढ़े और तीसरा हमारा क्या पढ़ा? प्लेटलेट्स पढ़ा। ठीक है, अब डायग्राम की मदद से देखना बेटा। अब डायग्राम की मदद से आपको इसके अंदर क्या दिख रहा है? डायग्राम की मदद से देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है बेटा। यहाँ पर ये जो रेड रेड वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हमारे होते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। क्या होते हैं हमारे? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, देखो जरा, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन। सॉरी, ये जो बड़ा पार्टिकल्स था इसको हम आरबीसी बोलेंगे, रेड ब्लड सेल है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा व्हाइट कलर के, इनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। इन्हें क्या बोलेंगे हम? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे ये बैगनी कलर के जो आपको ये दिख रहे हैं बेटा, इनको हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। और इसके अलावा जो बेटा आपको व्हाइट कलर का जो लिक्विड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। तो जरा देखिए बेटा, हमारे ब्लड के अंदर 55% क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है। 55% क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, याद रखना 55% प्लाज्मा होता है, 45% हमारा क्या होता है बेटा? रेड ब्लड सेल्स होते हैं। 45% क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल। ठीक है, या 45 या 44, 45% समझ लो। और ये जो बेटा आपका 1% बचा ना, ये ठीक है, ये जो 1% बचा, ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? इसके अंदर हमारे एक तो प्लेटलेट्स होती हैं और दूसरा हमारे क्या होते हैं बेटा? व्हाइट ब्लड सेल। और दूसरे हमारे क्या होंगे? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो 55% प्लाज्मा होता है, 44% हमारा क्या कहलाता है बेटा? आरबीसीज कहलाती हैं, और जो बचा ये 1%, ये जो 1% बचा, इसी के अंदर हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और हमारी प्लेटलेट्स होती है। ठीक है, तो यानी मेजर पोर्शन ब्लड के अंदर किसने ज्यादा ले रखा है बेटा? प्लाज्मा ने। किसने दे रखा है? प्लाज्मा। क्लियर? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए बेटा, लिम्फ क्या होता है? अब लिम्फ भी एक ब्लड तरीके का ही होता है, जो कि हमारा कैसे बनता है जरा समझिए। हमारी कैपिलरीज से कुछ ब्लड हमारा क्या आ जाता है बेटा? बाहर आ जाता है। कुछ हमारी कैपिलरीज से कुछ ब्लड क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कुछ छलक जाएगा। ठीक है, लेकिन वहां पर आरबीसीज नहीं आएंगे, आरबीसीज हमारे अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं आते। तो कैपिलरीज के अंदर से कुछ ब्लड हमारा बाहर आ जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? लिम्फ। अब रेड ब्लड सेल इसके अंदर बाहर नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है बेटा, लिम्फ के अंदर आरबीसीज प्रेजेंट नहीं होंगे। क्लियर? तो याद रखना, लिम्फ के अंदर आरबीसीज क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, अब जैसे ये लिम्फ बेटा कैपिलरी से बाहर आ जाएगा, तो इनको भी तो बेटा बॉडी के अंदर कोई ना कोई ट्रेवल कराएगा। तो बेसिकली इनको बॉडी के अंदर जो ट्रेवल कराता है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। उसको हम क्या बोलेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, अब इस लिम्फ को ट्रेवल कराएंगे। अब लिम्फ के अंदर बेटा जो ब्लड कुछ ना कुछ बाहर आया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हमारी प्लेटलेट्स भी बाहर आती हैं, और उसके साथ साथ कुछ हमारे व्हाइट ब्लड सेल भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल और हमारी प्लेटलेट्स और हमारा कुछ ना कुछ ब्लड क्या हो गया बेटा? बाहर की ओर आ गया, उसी को हम बोलते हैं लिम्फ। और ये एक तरीके से हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम करता है। किसका करेगा बेटा? प्रोटेक्टिव टिश्यू का, क्योंकि इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल है। व्हाइट ब्लड सेल है तो जाहिर सी बात है बेटा, ये हमारे अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज को क्या करेगा? किल करेगा, उनके अगेंस्ट लड़ेगा। तो बेसिकली ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है बेटा? स्ट्रॉन्ग करता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ। देखो जरा, डिस्ट्रॉइंग जर्म्स, क्या लिखा है जरा देखो। लिम्फ फ्लोज फ्रॉम द टिश्यूज टू द हार्ट, असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। ये जर्म्स को क्या करेगा बेटा? डिस्ट्रॉय करेगा, मारेगा। और मारेगा क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? WBCs प्रेजेंट है। क्लियर? तो ये हमारा लिम्फ होता है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, हार्ट के बारे में हमने जान लिया। अब थोड़ा हार्ट के बारे में हमने जान लिया, अब थोड़ा हार्ट की फंक्शनिंग समझते हैं बेटा, कि हार्ट की फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, अब आपके सामने हार्ट का डायग्राम है बेटा। अब इस हार्ट के डायग्राम को ध्यान से देखो। अभी मैंने आपको हार्ट जब बताया था, उसमें क्या बताया था कि हार्ट के अंदर टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं बेटा? 4 चैम्बर। तो जरा देखो बेटा, क्या आपको टोटल 4 चैम्बर नहीं दिख रहे? 1, 2, 3 और चौथा। ठीक है, क्या आपको 4 चैम्बर देखे बेटा? तो हार्ट के अंदर टोटल कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अब उन 4 चैम्बर का क्या काम होता है, कैसे काम होता है, वो जरा आप समझेंगे। ठीक है, तो आपके सामने बेटा एक डायग्राम दे रखा है, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के अंदर 1, 2, 3, 4 चैम्बर बात किए। अब 4 चैम्बर हमारे कैसे होते हैं जरा समझो। लेफ्ट साइड में जरा देखना बेटा, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर वाला क्या होता है? हमारा लेफ्ट एट्रियम। उसी के नीचे इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके नीचे हम क्या बोलेंगे बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम, और ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब एट्रियम और वेंट्रिकल का काम क्या होता है जरा समझिए बेटा।
अब एट्रियम बेसिकली ब्लड को क्या करती है बेटा, स्टोर करती है। हार्ट के अंदर एट्रियम का काम होता है ब्लड को स्टोर करना। और वेंट्रिकल का काम क्या होता है बेटा, वेंट्रिकल का काम होता है बेटा उस स्टोर करे हुए ब्लड को एकदम से क्या कर देना, पंप कर देना और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा देना। बेसिकली हाई प्रेशर के साथ क्या कर दिया, पंप कर दिया। पंप कौन करता है बेटा, वेंट्रिकल करता है। कौन करता है, वेंट्रिकल। तो एट्रियम क्या करेगी, ब्लड को स्टोर करेगी और धीरे धीरे कहां पे भेज देगी बेटा, वेंट्रिकल के अंदर। और जैसे ही वेंट्रिकल के अंदर भेजेगी, वेंट्रिकल हाई प्रेशर के साथ ब्लड को क्या कर देगा, पंप कर देगा। अब इसी के बेटा पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं, जरा देखिए। आपके सामने एक फ्लो चार्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं, ठीक है। अब इस फ्लो चार्ट को समझना बेटा। सबसे पहले आपने क्या करा, इनहेल। सबसे पहले क्या करा बेटा, आपने इनहेल करा। सबसे पहले इनहेल। अब इनहेल करोगे तो बेटा एयर ही अंदर इनहेल करोगे, तो एयर के साथ क्या आई बेटा, ऑक्सीजन। एयर के साथ क्या आई, ऑक्सीजन, ठीक है। अब उस ऑक्सीजन गैस को हमने कहां पर ले लिया बेटा, लंग्स के अंदर। अब वो ऑक्सीजन कहां जाएगी, लंग्स के अंदर ही जाएगी। अब लंग्स के अंदर क्या है बेटा, हमारा ब्लड प्रेजेंट है। अब वो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर कहां जाएगा बेटा, हार्ट की ओर जाएगा। कहां जाएगा, हार्ट की ओर। अब याद करो बेटा, मैंने आपको भी आर्टरीज और वेन्स में कुछ डिफरेंस बताया था। आर्टरीज हमारी क्या होती हैं, जो ब्लड को हार्ट से अवे ले जाती हैं, बाहर की ओर ले जाती हैं। और वेन्स क्या होती है बेटा, जो ब्लड को हार्ट के अंदर ले जाएंगे। तो जरा देखना बेटा, अब लंग्स से ब्लड आया, अब ब्लड के साथ यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। और जब बेटा ब्लड के साथ ऑक्सीजन होगी, उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहां से ब्लड आया, ऑक्सीजन को लेकर आया, तो वहां पर उस ब्लड को हम क्या बोले बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ये हार्ट के अंदर ले जा रहा है बेटा। देखो जरा, ये लंग्स से जो ब्लड आया, वो ब्लड कहां जा रहा है बेटा, हार्ट के अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है, अंदर आ रहा है। अब अंदर ले जाने का काम किसका था बेटा, वेन्स का। तो कहीं ना कहीं बेटा ये जो हमारी अंदर ले जा रही है हार्ट को, इसको हम क्या बोलेंगे, वेन। और वो वेन कौन सी, हमारी पल्मोनरी वेन। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। याद रखना, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा कि लंग्स से जो ब्लड आया ऑक्सीजन को लेकर, वो कहां पर चला गया बेटा, लेफ्ट एट्रियम में। कहां चला गया, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या लगा है बेटा, ये वाल्व लगा है। क्या लगा है, वाल्व। अब इस वाल्व के जरिए धीरे धीरे ब्लड कहां पे इकट्ठा होगा बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ब्लड को क्या कर देगा बेटा, हाई प्रेशर के साथ पंप कर देगा। अब जैसे ही हाई प्रेशर के साथ पंप करेगा, तो जरा देखो बेटा, अब ये कहां जा रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है। अब ये ब्लड कहां जा रहा है बेटा, हार्ट से बाहर। और हार्ट से बाहर ले जाने का काम किसका होता है बेटा, किसका होता है, आर्टरी का होता है। किसका होता है, आर्टरी का। तो यहां पर बेटा हमारी क्या है, मेन आर्टरी, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आयोटा, ठीक है। याद रखना, आयोटा। अब आयोटा ने क्या किया बेटा, हार्ट के अंदर से ब्लड को बाहर लेकर आई। और वो भी ब्लड कैसा है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्योंकि जरा देखो, अभी यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां से ऑक्सीजन लेकर आया ब्लड, ऑक्सीजन इसके साथ गई और यहीं से बेटा पंप करके क्या, हाई प्रेशर के साथ पंप कर दिया। अब हाई प्रेशर के साथ पंप करेगा तो बेटा भी तो ऑक्सीजन है ना ब्लड के अंदर। तो यानी पूरे के पूरे लेफ्ट साइड में जो हमारे ऑक्सीजन, जो हमारा ब्लड रहा, वो कैसा रहा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जरा देखो बेटा, अब यही ब्लड बाहर आके कहां पे गया बेटा, बॉडी के ऑर्गन्स के पास, ठीक है। बॉडी के ऑर्गन्स के पास क्या है, सेल। अभी हमने बताया बेटा, सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा कि ये ऑक्सीजन को ले लेंगे, ऑक्सीजन को ले लेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन को इन्होंने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देंगे, यहाँ से ब्लड के अंदर छोड़ देंगे। अब ये ब्लड क्या करेगा बेटा, आगे जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर। यानी अब इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी, तो ऐसे ब्लड को हम क्या बोलेंगे बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ठीक है, देखो जरा यहाँ पर कौन सा ब्लड आ गया बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पर ये जो ब्लड जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर जा रहा है बेटा। अब हार्ट के अंदर जाने का, ले जाने का काम किसका है, वीन्स का। तो यहाँ पर जो वीन हार्ट के अंदर ले जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेना कावा। क्या बोलेंगे इसको, वेना कावा, ठीक है। याद रखना, वेना कावा। अब जैसे ही बेटा यहाँ से ब्लड अंदर गया, तो राइट एट्रियम क्या करेगा, ब्लड को वाल्व के जरिए कहां पर भेज देगा बेटा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, राइट वेंट्रिकल क्या करेगा बेटा, ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप करेगा और भेज देगा आगे। अब जैसे ही बेटा हाई प्रेशर के साथ पंप करा, और ये ब्लड कहां चला जाएगा बेटा, लंग्स के अंदर। कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, यहाँ पर भी बाहर ले जा रहा है ना हार्ट से। अब हार्ट को बाहर ले जा रहा है तो कौन ले जाएगा, आर्टरी। और वो कौन सी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो यहां से जैसे ही बेटा लंग्स के पास पहुंचा, लंग्स ने क्या किया बेटा, ऑक्सीजन को
अंदर दिया था इधर से, और यहां से क्या कर दिया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर दिया। क्लियर? यहाँ पर दो प्रोसेस हुए, एक तो ऑक्सीजन को इनटेक करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देने। अब ये पूरा प्रोसेस किसके जरिए हुआ बेटा, हार्ट के जरिए, क्योंकि हार्ट ने क्या किया, हमारे पूरे ब्लड को बॉडी के अंदर क्या करा दिया, सर्कुलेट करा दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बेटा जरा दोबारा समझना, मैंने एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने इनहेल करा, इनहेल किसको किया, ऑक्सीजन को। अब वो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर गई, लंग्स के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट था बेटा, अब उस ब्लड ने ऑक्सीजन को लेकर कहां चला गया बेटा, हार्ट के अंदर। ठीक है, अब हार्ट के अंदर गया तो कौन सी वेन के जरिए गया बेटा, पल्मोनरी वेन। कौन सी वेन के जरिए, पल्मोनरी वेन। ठीक है, और कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम ने ब्लड को कहां पे पहुंचा दिया बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया बेटा, उस ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप कर दिया, और पंप करने के बाद वो आर्टरी के जरिए, कौन सी आर्टरी, आर्टा के जरिए, आर्टा आर्टरी के जरिए कहां चली गया बेटा, बॉडी के ऑर्गन्स तक। अब जैसे ही बॉडी के ऑर्गन्स तक जाएगा, बॉडी के ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट है बेटा, सेल्स प्रेजेंट है। अब वो सेल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के अंदर वापस दे देंगे। ठीक है, अब वो ब्लड क्या करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहां चला जाएगा, फिर दोबारा से हार्ट के अंदर। अब जैसे ही हार्ट के अंदर जाएगा, यानी राइट एट्रियम के अंदर, अब राइट एट्रियम उस ब्लड को कहां पे पहुंचा देगा बेटा, वाल्व के जरिए राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल फिर दोबारा से क्या करेगा बेटा, हमारे ब्लड को हाई प्रेशर के साथ पंप करेगा और वापस से भेज देगा कहां पे बेटा, लंग्स पर। कहां पर भेज देगा, लंग्स पे। और इस बार बेटा हमारे ब्लड के अंदर जो लंग्स के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उसको वो क्या कर देगा, बाहर एक्सेल कर देगा। ठीक है, अब इस डायग्राम से बेटा अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो आपको दो चीजें पता लगेगी कि लेफ्ट साइड में बेटा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड में क्या है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में क्या है बेटा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो यहां से हमें पता लगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करता है, और जो राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या करता है, डील करता है। ठीक है, अब जरा यहां पर एक चीज समझना बेटा, यहां से एक क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आर्टरीज का काम क्या है बेटा, आर्टरीज का काम है ब्लड को बाहर ले जाना। कहां से, हार्ट से। अब हार्ट बेटा जाहिर सी बात है, हार्ट आपको अगर ब्लड देगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही देगा ना, क्योंकि आपको सर्वाइवल करना है बेसिकली, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो देगा नहीं। तो मतलब आर्टरीज से बाहर जो ब्लड जा रहा है वो हमारा कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी यहां से हमें क्या पता लग रहा है बेटा कि आर्टरीज डील्स विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, हमें यह पता लगा कि आर्टरीज जो होती हैं वो किससे डील करती हैं बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। और हमारी वीन्स, वीन्स किससे करेंगी बेटा, वीन्स डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो यहां से हमें यह पता लगा बेटा कि आर्टरी जो है किससे डील करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, और जो वीन्स होती हैं वो किससे डील करती हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन बनता है, जरा देखो। अब एक्सेप्शन क्या बनता है, क्या बेटा, क्या बेटा, बेटा यहां पर हमारा ये पल्मोनरी वीन नहीं है। अब ये पल्मोनरी वीन देखो जरा कौन से ब्लड के साथ डील कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन याद रखना बेटा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सी वीन है हमारी जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करती है। तो आंसर आपका क्या होगा बेटा, पल्मोनरी वीन। क्या होगा बेटा, पल्मोनरी वीन। ठीक है, ऐसे ही बेटा सेम जरा देखो पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी है तो जाहिर सी बात है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करना चाहिए, लेकिन ये किसके साथ डील कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। ये दो एक्सेप्शन है बेटा इसके इस क्वेश्चन के जरिए। तो अब यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर? तो याद रखना बेटा दो एक्सेप्शन कि वीन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वीन एक ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या करेगी, डील करेगी। आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ डील करती हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी हमारी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ क्या करेगी, डील करेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बेटा यहां से एक और कि हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है। तो आंसर आपका क्या होगा बेटा, एरोटा। क्या होगा, एरोटा। ठीक है, और सबसे बड़ी वीन कौन सी है बेटा, तो सबसे बड़ी वीन है हमारा वेना कावा। कौन सी है, वेना कावा। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन आपके यहां से और बने, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो ये पूरा अभी हमने बेटा प्रोसेस समझा कि हार्ट किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा, और हमारे सेल्स उसको किस तरीके से कंज्यूम करेंगे। क्लियर?
अब हम बात करते हैं बेटा डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। अब सर्कुलेशन हमने समझा, अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है तो जरा देखो बेटा, हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड का दो बार वापस से चला जाना, बेसिकली बेटा कि हमारे ब्लड का हार्ट के अंदर से दो बार ट्रेवल कर जाना ही क्या कहलाता है बेटा, हमारा डबल सर्कुलेशन। तो जरा देखो बेटा, इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल, दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। यानी बेसिकली बेटा हमारे हार्ट के अंदर से ब्लड का दो बार पास हो जाना, यही हमारा क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। जरा देखो बेटा कैसे, अभी पिछला प्रोसेस था वही सेम डायग्राम यही है कि लंग से बेटा क्या आया, ब्लड आया। अब लंग से ब्लड आएगा तो देखो जरा ये हार्ट के अंदर गया, ये क्या गया बेटा, एक बार हार्ट के अंदर चला गया यहाँ पर, ठीक है, एक बार हार्ट के अंदर गया, ठीक है। अब ये हार्ट के अंदर गया और यहाँ से क्या हो गया बेटा, बाहर निकल गया, ठीक है, बाहर निकल गया। बॉडी के जो ऑर्गन्स थे उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ये ब्लड फिर दोबारा से हार्ट के अंदर गया, ठीक है। अब हार्ट के अंदर गया, फिर दोबारा से क्या गया बेटा, वापस, और फिर दोबारा से लंग्स के जरिए बाहर, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, क्या हार्ट के अंदर ब्लड जो है दो बार नहीं गया, एक तो यहां से गया एक, ठीक है, और दूसरा यहां से गया दो, हुआ ना। देखो मैं एक बार डायग्राम को फिर से कर ही दे रहा हूं, इसे एक बार यहां से गया एक बार अंदर, ठीक है, और दूसरा यहां से गया दो बार अंदर, ठीक है। तो ब्लड हमारे हार्ट के अंदर बेटा कितनी बार गया, दो बार गया, तो यानी दो बार पास हुआ। तो दो बार जब हार्ट के अंदर से ब्लड पास होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, डबल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑफ द ऑल चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वन इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। अब जरा देखो बेटा कार्डियक साइकिल क्या होती है, एक बार हमारे हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और रिलैक्स हो जाना, ये कंप्लीट एक कार्डियक साइकिल कहलाती है। जैसे कि धक धक, ये वन कार्डियक साइकिल, धक धक ये दो कार्डियक साइकिल, हक धक धक ये हमारा तीन कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो याद रखना बेटा कि एक बार हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना और एक बार रिलैक्स हो जाना, यही हमारा क्या कहलाएगा, वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। अब एक मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो कितने टाइम्स धड़कता है बेटा, 72 टाइम्स, ठीक है, याद रखना 72 टाइम्स। और एक मिनट के अंदर हमारा हार्ट कितने ब्लड को पंप कर देता है, तो उसका आंसर है बेटा 4900 मिलीलीटर, 4900 मिलीमीटर, क्लियर। तो ये कुछ हमारा बेटा प्रोसेस था किसका, डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो डबल सर्कुलेशन बेसिकली हार्ट के अंदर से ब्लड का दो बार पास हो जाने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अभी तक हमने ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ा था, अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब याद करो बेटा एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो हमारा होता है बेटा वस्कुलर सिस्टम। क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे दो मेन चीजें होती है, एक तो जाइलम और एक फ्लूइड, ठीक है। तो जरा देखो, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए। अब जरा इसको डिटेल में समझते हैं, जरा देखिए। अब जरा देखिए बेटा किस तरीके से जाइलम और फ्लोएम अपना वर्क करते हैं फूड को और वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जाइलम की। अब जाइलम के बारे में एक चीज जानो बेटा कि जाइलम हमेशा वन वे वर्क करता है। कैसा करता है, वन वे वर्क। और वन वे वर्क क्यों करता है बेटा, इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल वर्क। क्या बोलेंगे बेटा, यूनिडायरेक्शनल। अब यूनिडायरेक्शनल क्यों बेटा, क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स को सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, ठीक है। अब नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, वो भी एक प्रोसेस के जरिए ले जाता है, उसको हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक। अब जरा देखो सबसे पहली चीज कि जाइलम जो है वन वे फ्लो करता है बेटा। कैसे करेगा, वन वे फ्लो, वाटर एंड मिनरल्स को फ्लो करेगा, नो एंड वॉल बिटवीन सेल, सेल के बीच में कोई भी एंड वॉल नहीं होती, ठीक है। अब एंड वॉल नहीं है बेटा सेल्स के बीच में, तो एक तरीके से किसकी तरह काम करता है, ये एक हॉलो ट्यूब की तरह काम करता है, ठीक है। स्टिफन्ड विद लिग्निन, ठीक है, तो उसकी लेयर किसकी बनी होती है बेटा, लिग्निन की। अब जरा समझो बेटा, सबसे पहली चीज कि जाइलम यूनिडायरेक्शनल काम करता है, नीचे से ऊपर, सिर्फ और सिर्फ नीचे से ऊपर। दूसरा पॉइंट बेटा कि ये वाटर और मिनरल्स को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। और जो जाइलम है, अब जाइलम हमारा बेटा डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, डेड टिश्यू से। अब डेड टिश्यू है तो जाहिर सी बात है बेटा इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो याद रखना जाइलम को वाटर और मिनरल को फ्लो कराने के लिए, पास कराने के लिए या ऊपर पहुंचाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है, क्लियर। अब जरा देखते हैं बेटा कि जाइलम वाटर और मिनरल को ऊपर कैसे पहुंचाता है। सबसे पहली चीज, ये आपका प्लांट है बेटा। अब प्लांट के अंदर इतने हिस्से की बात करें तो रूट्स हैं। अब रूट्स हमारी सॉइल के अंदर होती है और सॉइल के अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, वाटर और मिनरल, ठीक है।
अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा बेटा, रूट्स जो है वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगी, एब्सॉर्ब करेंगी। वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगी, एब्सॉर्ब करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये याद रखना कि यहाँ पर इतने हिस्से तक जो रूट्स है हमारी, ये वाटर और मिनरल्स को क्या करेंगी, एब्सॉर्ब करेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस के जरिए क्या किया बेटा कि रूट्स ने पानी और मिनरल्स को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया और कहां तक पहुंचा दिया बेटा, इस पॉइंट तक। ये जो स्टेम का ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, यहां तक। ठीक है, यहां तक पहुंचा दिया। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके ऊपर क्यों नहीं पहुंचा सकते? तो याद रखना बेटा कि ऑस्मोसिस जो है एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करता है। ठीक है, और वो प्लांट हमारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ऊपर तक पूरा वाटर और मिनरल को बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हम नहीं पहुंचा सकते। तो ऑस्मोसिस बेसिकली बेटा हमारे रूट्स तक ही काम करती हैं, तो रूट्स तक वाटर और मिनरल्स को सॉइल के अंदर से बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ला सकते हैं। उसके बाद जो काम होता है बेटा ऊपर ले जाने का, वो होता है हमारा जाइलम का। किसका होता है बेटा, जाइलम का। अब जाइलम कैसे ले जाता है जरा समझो बेटा, अब जाइलम कैसे ले जाएगा समझो। अब आपको याद हो तो बेटा एक प्रोसेस था, हमने ट्रांसपिरेशन समझा था बेटा। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अब ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए वाटर वेपर्स को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं बाय द थ्रू ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज समझना बेटा, लीव्स के अंदर से क्या हमारी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती थी, ऑक्सीजन का बाहर जाना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, इसके अलावा ट्रांसपिरेशन यानी वाटर का एक्सचेंज होना होता था कि नहीं होता था? तो ये सब बेटा बाहर निकलते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन जब होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब होती हैं, तो वो एक प्रेशर को, एक फोर्स को जनरेट करती हैं, जिसको हम बोलते हैं बेटा सक्शन पुल। इसको हम क्या बोलेंगे, सक्शन पुल। ठीक है, याद रखना इसको, एक तरीके से सक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, अब जरा देखो बेटा हम सक्शन पुल और ट्रांसपिरेशनल पुल क्यों कह रहे हैं, जरा समझो। अब यहाँ पर लीव से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी, वाटर बाहर निकलेगा, ट्रांसपिरेशन होगा, तो जैसे ही बेटा कोई चीज जब हम नीचे से ऊपर की ओर खींचते हैं, तो वहां पर एक फोर्स जनरेट होता है, सक्शन पुल। कौन सा होता है बेटा, सक्शन पुल। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा कि जैसे ही यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी, बाहर बाहर की तरफ गैस निकलेगी, तो इस जाइलम के अंदर क्या होगा बेटा, एक सक्शन पुल क्रिएट होगा। क्या होगा बेटा, एक सक्शन पुल। एग्जाम्पल देता हूँ कैसे, जरा समझना। हैंड पंप देखा बेटा, हैंड पंप में जब आप हैंड पंप को चलाते हो, ठीक है, तो जो आपका जो एक मशीन होती है ऊपर की ओर खींचती है, आप एक पुली के जरिए क्या करते हो, एक मशीन को ऊपर की ओर खींचते हो। अब जैसे ही ऊपर की ओर खींचते हो, तो बेटा वो सक्शन पुल को पैदा करता है, फोर्स को पैदा करता है, जिसके जरिए नीचे से पानी ऊपर की ओर अपने आप चला आता है। तो ऐसे ही बेटा सेम इसी जाइलम के साथ होता है कि ये जाइलम लीव्स के अंदर जुड़ा होता है, और लीव से जैसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी बाहर जाती है, ऑक्सीजन गैस बाहर जाएगी या ट्रांसपिरेशन वाटर वेपर बाहर जाएंगे, तो जैसे ही बाहर जाएंगे ना बेटा, वहां पर एक फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम बोलेंगे सक्शन पुल। और उसी सक्शन पुल के दौरान नीचे से जो वाटर और मिनरल होगा, वो जाइलम के थ्रू क्या आ जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा। वो जाइलम के थ्रू क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर बेटा जाइलम कभी भी अपने आप वर्क नहीं करता, क्योंकि जाइलम जो है डेड सेल से मिलकर बना है, और डेड सेल से मिलकर बना है, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। तो सिंपल आप इतना समझिए बेटा कि जाइलम के अंदर एक, जाइलम क्या, एक हॉलो ट्यूब है, जिसके अंदर हमारा एक सक्शन पुल क्रिएट होता है, और उस सक्शन पुल के जरिए वाटर और मिनरल्स ऊपर की ओर क्या हो जाते हैं बेटा, खींचे चले जाते हैं। ठीक है, याद रखना। तो दोबारा देख लो बेटा, सबसे पहले हमने क्या करा कि रूट्स के जरिए जो वाटर और मिनरल्स थे सॉइल के अंदर, वो ऑस्मोसिस से यहाँ तक ले गए, और इसके जरिए बेटा जब ट्रांसपिरेशन होता है, बाहर ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो सक्शन पुल क्रिएट होने की वजह से यही वाटर मिनरल यहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं बेटा, लीव्स के अंदर। कहाँ पहुंच जाएंगे, लीव्स के अंदर। क्लियर? अब इसी को बेटा बोलते हैं एक्सेंट ऑफ सैप। अब एक्सेंट ऑफ सैप क्या है, अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। जब हमारा जाइलम वाटर और मिनरल्स को अगेंस्ट द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी कहां की तरफ काम करेगी, नीचे की ओर। अब आप नीचे की ओर ग्रेविटी काम कर रही है, लेकिन आप वाटर और मिनरल्स को कहां ले जा रहे हो, ऊपर की ओर, यानी आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हो। और जब आप बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर और मिनरल्स को ऊपर की ओर ले जाते हो, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एक्सटेंट ऑफ सैप। क्या बोलेंगे इसको हम, एक्सटेंट ऑफ सैप। ठीक है, याद रखना, एक्सटेंट ऑफ सैप। वाटर and minerals are taken upward by xylem against the gravity.
अगेंस्ट दी ग्रेविटी। तो जब आप बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ऊपर ले जाता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा एक्सेंट ऑफ सेफ्टी। ठीक है, याद रखना, डेफिनेशन आ सकती है 2 मार्क्स में, एक्सेंट ऑफ सेफ्टी। तो ये तो बात होगी बेटा हमारी किसकी, जाइलम की। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। अब जरा देखिए बेटा, फ्लोएम का काम होता है बेटा कि फूड को ऊपर और नीचे यानी प्लांट के जितने भी सेल्स हैं वहां तक पहुंचा देने का। ठीक है, अब बेटा फ्लोएम 2 वे काम करता है। 2 वे का मतलब नीचे से ऊपर भी फूड को ले जा सकता है, ऊपर से नीचे भी ले जा सकता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर लीव्स ने क्या करा बेटा, लीव्स ने क्या करा, देखो जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ऊपर पहुंच के लीव्स के अंदर, ऊपर से बेटा सनलाइट आई और स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर आ गया और क्या आ गया बेटा हमारे पास, सनलाइट आ गई। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट आ गई तो यहाँ पर बेटा लीव्स क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी और फोटोसिंथेसिस के दौरान ये अपने फूड को बनाएगी। अब जो फूड बना बेटा, अब जो फूड है वो प्लांट के हर एक सेल्स तक पहुंचना भी तो चाहिए। अब उस प्लांट के हर एक सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका होगा बेटा, फ्लोएम का होगा। तो फ्लोएम क्या करेगा बेटा, ट्रांसपोर्ट करेगा किसका, फूड का। किसका करेगा बेटा, फूड का। यानी यहां से फूड लेगा तो बेटा हमारी रूट्स तक भी पहुंचा देगा, इसके जरिए भी इधर भी यानी प्लांट के हर एक पार्ट तक ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लोएम क्या कर देगा, फूड को पहुंचा देगा। ठीक है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों तरीके से। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर फ्लोएम का काम क्या हुआ बेटा, फूड को ट्रांसपोर्ट करना। अब दूसरी चीज बेटा कि जाइलम हमारा किससे मिलके बना था, डेड टिश्यू से, लेकिन फ्लोएम हमारा हमारे लिविंग सेल से मिलके बना। अब लिविंग सेल से मिलके बना है बेटा तो इसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, तो फ्लोएम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जाइलम को नहीं चाहिए होती। क्लियर। तो ये बेटा हमारा जो पूरा जो हमारा प्रोसेस था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, इसी को हम बोलते हैं वस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर हमारे दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा जाइलम और दूसरा फ्लोएम। क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखिए बेटा ट्रांसपिरेशन, वैसे हम पढ़ चुके हैं, फिर से दोबारा शॉर्ट तरीके से देख लीजिए। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा कि हमारे स्टोमेटा के जरिए वाटर का वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट, अब देखिए बेटा ये लास्ट प्रोसेस रह गया आपका, आपके लाइफ प्रोसेस का ये लास्ट प्रोसेस है जो कि हमारा एक्सक्रीशन। 3 हम पढ़ चुके हैं, 3 कौन कौन से थे, पहला न्यूट्रिशन था, दूसरा रेस्पिरेशन था और तीसरा हमारा क्या था बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। अब चौथा हमारा क्या रह गया बेटा, एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या होता है जरा समझिए बेटा, एक्सक्रीशन क्या होता है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस और मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हुई, रेस्पिरेशन हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस के दौरान जो हार्मफुल वेस्ट जो निकला, मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकला, उसी को बेटा बॉडी से बाहर निकाल देने का प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब वो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से हैं जरा समझना बेटा। वो मेटाबॉलिक वेस्ट है हमारे, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है बेटा, किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, नाइट्रोजस वेस्टेड जिसको हम बोलते हैं बेटा अमोनिया और यूरिक एसिड। ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर और एक्सेस ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट, इनको हम क्या कर देंगे बेटा, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। तो जब हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, अब एक्सक्रीशन जो होता है बेटा वो हमारा किससे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। किससे होगा बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, जिसको एक नाम से और जानते हैं बेटा, यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है जरा समझना बेटा, इसके अंदर होता है एक तो किडनी, ठीक है, दूसरा द यूरेटर्स और तीसरा बेटा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा हमारा यूरेथ्रा। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर ये 4 हमारे क्या होते हैं बेटा, लेवल्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं पहला किडनी, दूसरा यूरेटर्स, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर और चौथा यूरेथ्रा। क्लियर। अब समझते हैं बेटा एक एक करके इनका फंक्शन क्या होता है। और जरा समझते हैं बेटा किडनी। अब किडनी का काम क्या है जरा समझना बेटा। अब सबसे पहला, किडनी आर द 2 बीन शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितनी किडनी होती है बेटा, 2। हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितनी किडनी होती है बेटा, 2। ठीक है, तो बीन शेप्ड ऑर्गन। अब जरा इस किडनी के डायग्राम को जरा ध्यान से देखना बेटा, क्या है इसकी शेप, तो मैं थोड़ी थोड़ी बीन शेप्ड की, बीन का मतलब राजमा टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या राजमा जैसी नहीं दिख रही, बिल्कुल दिख रही है, तो इसीलिए इसका शेप हम क्या बोलते हैं, बीन शेप। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, दे आर लोकेटेड जस्ट बिलो द रिब केज। अगर मैं बात करूं इनके लोकेशन की तो हमारे कुछ इस वाले हिस्से पर बेटा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, दोनों किडनियां प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों किडनियां क्या होंगी, प्रेजेंट। हेल्दी किडनीज फिल्टर अबाउट हाफ कप ऑफ ब्लड एवरी मिनट।
अगर हमारी किडनी जो हेल्दी, अगर एक हेल्दी किडनी की बात करें तो 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड को रिफाइन कर देती है बेटा, ये हाफ ऑफ कप यानी आधे कप को। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से आपको पता लग गया किडनी का काम क्या है। तो किडनी का काम है बेटा हमारी बॉडी के जो अंदर ब्लड है उसको रिफाइन कर देना। क्यों क्यों रिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ती है बेटा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ फूड खाते हैं, ठीक है, फूड भी खाते हैं प्लस एयर भी लेते हैं। तो एयर और फूड के जरिए हम क्या करते हैं बेटा, कुछ हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उस हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना है तो हमें जाहिर सी बात है ब्लड को क्या करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। और उसी ब्लड को रिफाइन कौन करता है बेटा, किडनी करती है। कौन करता है बेटा, किडनी। तो बेसिकली किडनी का काम क्या है, ब्लड को रिफाइन कर देना। ठीक है, अब किडनी के अंदर रिफाइन करने का जो फंक्शनल यूनिट है वो दूसरी होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उसको हम क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन। ठीक है, याद रखना उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एमसीक्यू में आ सकता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, नेफ्रॉन। ठीक है, तो यानी किडनी के अंदर जो हमारे ब्लड को रिफाइन करता है वो हमारा क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन का डायग्राम आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर। अब नेफ्रॉन जरा देखिए बेटा क्या होता है। अब यहां पर समझना, इट कंपोज्ड ऑफ अ टेंगल्ड मैस ऑफ ट्यूबल्स एंड फिल्टर्ड पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो बेटा, ये पूरा जो डायग्राम है ये नेफ्रॉन का है। ठीक है, अब नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो पार्ट है, नेफ्रॉन के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये इसके अंदर जो ट्यूब्स है बिल्कुल एकदम से गुड़ मुड़ के टाइप में क्या होता है बेटा, कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके की, इस तरीके की क्या होती है, इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं। अब यही ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ग्लोमेरुलस, जो कि किस में प्रेजेंट होती है, हमारे बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है, जरा देखो ये जो दिख रहा है ये होता है बेटा हमारा बोमेन्स कैप्सूल। इसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, क्लियर। तो याद रखना बेटा, यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर सबसे दो मेन चीजें होती हैं, एक तो बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा ग्लोमेरुलस। क्लियर। अब ये किस तरीके से ब्लड को रिफाइन करती है जरा समझना बेटा। ठीक है, अब आपके सामने डायग्राम है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये है हमारा बेटा बोमेन्स कैप्सूल। ये जो दिख रहा है ना ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो आपको गुड़ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे इसको, ग्लोमेरुलस। तो बेसिकली बेटा आपके नेफ्रॉन के अंदर जहां पर ब्लड रिफाइन होगा वो आपका कौन सा जगह है, ग्लोमेरुलस। कौन सा बेटा, यहाँ पर ग्लोमेरुलस। क्लियर। अब ग्लोमेरुलस कैसे होता है जरा समझिए बेटा। अब आपके किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होगा वो 3 पार्ट्स में होता है। सबसे पहला होता है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूबुलर और तीसरा सीक्रेशन। ठीक है, अब तीनों को समझते हैं एक एक करके, तो जरा समझिए बेटा। अब यहाँ पर इस डायग्राम को देखिए, अब इस डायग्राम के अंदर ये जो अंदर वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस के अंदर हमारी कई सारी ट्यूब्स होती है। क्या होती है बेटा, कई सारी ट्यूब्स। अब वो कई सारी ट्यूब्स बेसिकली एक फिल्ट्रेशन का काम करती हैं और हमारे ब्लड को क्या कर देती है बेटा, फिल्टर कर देती है। अब जैसे ही ब्लड को फिल्टर कर देंगी, अब ब्लड को फिल्टर करने का मतलब क्या है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है आपके ब्लड के अंदर उसको क्या कर दिया, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो बेटा जैसे ही यहां से हमारा ब्लड फिल्टर हुआ तो जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां पे चला जाएगा बेटा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। कहां चला जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाते जाते अब ये कहां जाएगा बेटा, आगे आगे अपनी ट्यूब के अंदर क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा। क्या करेगा, ट्यूब के अंदर आगे फ्लो करेगा, यानी ब्लड को बाहर निकालने के लिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बाहर तक जाएगा। ठीक है, तो यहां से ग्लोमेरुलस ने क्या किया, ब्लड को फिल्टर किया। अब फिल्टर करने के बाद जो नाइट्रोजन वेस्ट बचा या जो भी अदर वेस्ट मटेरियल बचा उसको कहां पर भेज दिया बेटा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। अब वही बोमेन्स कैप्सूल से आगे ट्यूब में ये वेस्ट क्या करेगा, आगे ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखना बेटा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज। अब हमारी बॉडी के लिए कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड, सॉल्ट और ग्लूकोज। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है बेटा, ये हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छा है। अब ग्लोमेरुलस को नहीं पता बेटा कि मुझे क्या फिल्टर करना। अब ब्लड के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सबको क्या कर देती है, फिल्टर कर देती है। अब वो चाहे हमारी बॉडी के लिए अच्छे हो बुरे हो उसे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कुछ ऐसी चीजें भी ब्लड के अंदर से फिल्टर हो जाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छी। ठीक है, अब उन्हीं अच्छी चीजों का जो अच्छे सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं का बेटा दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन क्या कहलाता है बेटा, हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। यानी यहाँ पर मान लो जैसे ही वेस्ट मटेरियल फिल्टर होने के बाद यहां से आगे जाएगा, आगे जाएगा, आगे जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस पार्ट से यहाँ पर हमारी क्या जुड़ी होती है बेटा, कैपिलरी जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, कैपिलरीज। अब यहाँ पर जितना भी अमीनो एसिड होगा, जितना भी अमीनो एसिड होगा, जितना भी सॉल्ट होगा और जितना भी ग्लूकोज होगा ये दोबारा से बेटा कहां पर आ जाएगा,
कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरी के अंदर ब्लड होगा और यही ब्लड बेटा दोबारा से कहाँ ले जाएगा, इन तीनों सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जितना भी जरूरी चीजें जो हमारी यहाँ से छन गई थी, ब्लड के अंदर से रिफाइन हो गई थी, वो दोबारा से ब्लड के अंदर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, और जितना भी फिर वेस्ट मटेरियल बचा, ठीक है, देखो जरा, extra water salts are secreted into the tubular which opens up into the collection duct and then into the ureter। ठीक है, अब इनके अलावा जितना भी हमारा वेस्ट बचा, जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह बचा, वो सारा आगे फ्लो हो जाता है, आगे चला जाता है। अब जैसे ही आगे जाएगा बेटा, तो ये नेफ्रॉन आगे जाके कहाँ पे जुड़ा होता है, जरा देखिए। अब जैसे ही नेफ्रॉन आगे जाके कहाँ जुड़ा होता है बेटा, हमारे यूरेटर से। किससे जुड़ा होता है, यूरेटर। तो यूरेटर के अंदर जितना भी वेस्ट सब्सटेंस होगा वो यूरेटर के अंदर आ जाएगा और कहां पर आकर कलेक्ट हो जाएगा बेटा, ब्लैडर के अंदर। इसके अंदर, ब्लैडर के अंदर। और जब लगेगा बॉडी को कि इसे बाहर निकालना चाहिए, तो बेटा वो यूरेथ्रा के जरिए क्या कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। और यही बाहर निकाल देने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एक्सक्रीशन। तो ये हमारा पूरा बेटा क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। जरा देखो बेटा, यहाँ पर याद है ये आरोटा और वेना कावा, ये हमारी वेना कावा क्या करेंगी, ब्लड को हार्ट के अंदर ले जाएंगी। अब हार्ट से बेटा जो ब्लड आएगा वो हमारा कौन लाएगा, आरोटा लाएगा। ठीक है, अब यही जो हमारा बेटा अनफिल्टर्ड ब्लड है, अब अनफिल्टर्ड ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। अब नेफ्रॉन क्या करेगा बेटा, उस अनफिल्टर्ड ब्लड को फिल्टर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, और जितना भी वेस्ट होगा उसको बेटा यूरेटर के जरिए कहां पर भेज देगा, ब्लैडर के अंदर। इसको हम बोलते हैं बेटा यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। तो बेसिकली हमारा जो यूरिन होता है ना बेटा, वो एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारा ब्लड को रिफाइन करने के बाद फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर क्या कर दिया बेटा, उस वेस्ट को पहुंचा दिया और बाय द यूरेथ्रा हमने क्या करा, उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया। क्लियर। तो ये बेटा हमारा पूरा क्या था, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आपके लाइफ प्रोसेस आपके चारों पूरे होते हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन और चौथा एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया बेटा, लास्ट टॉपिक है आपका हीमोडायलिसिस। अब हीमोडायलिसिस क्या होता है, अब जरा समझिए बेटा। अब हीमोडायलिसिस कुछ और नहीं बेटा, आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है। आर्टिफिशियल किडनी का मतलब क्या है बेटा, कि जिन लोगों की किडनियां फेल हो जाती हैं, अब किडनी फेल हो गई इसका मतलब क्या है कि अब वहां पर किडनी अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी। अब अपना काम प्रॉपर नहीं करेगी मतलब कि वहां पर बेटा ब्लड की रिफाइनिंग नहीं होगी। तो लेकिन उस इंसान को जीना तो है ना बेटा, तो वहां पर बेसिकली जो शरीर की किडनियां होती हैं, जो नेचुरल किडनियां होती हैं, वो फेल हो जाती हैं और उन किडनियों की जगह रिप्लेस कर दी जाती है बेटा आर्टिफिशियल किडनी। तो यहाँ पर बेटा बॉडी का ब्लड पहले बाहर निकाला जाता है और इस मशीन के जरिए क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है और फिर दोबारा से बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हीमोडायलिसिस। क्लियर, हीमोडायलिसिस। तो आर्टिफिशियल किडनी का काम कौन करता है बेटा, हीमोडायलिसिस। क्लियर है बेटा। तो आई होप बेटा आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, अगले नेक्स्ट चैप्टर।